डिस्क्लेमर, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं, संगठन और परिस्थितियां लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। यदि किसी पात्र, स्थान या घटना का वास्तविक जीवन से कोई संबंध प्रतीत होता है तो यह मात्र संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें प्रस्तुत विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, जाति, संस्था या वास्तविक घटना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं लिखी गई हैं। कहानी में दिखाई गई असाधारण शक्तियां, रहस्य, जादू, काल्पनिक जीव और अन्य घटनाएं पूरी तरह कल्पना पर आधारित हैं और इन्हें वास्तविकता न माना जाए। इस कहानी के पात्रों एवं घटनाओं का उपयोग किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना का अपमान या गलत चित्रण करने के लिए नहीं किया गया है। एक अध्याय, एक पवित्र बकवास। मैं एक इच्छापूर्ति उपन्यास में मुख्य महिला बन गई हूँ। नई किताब आ गई है। आप सभी खूबसूरत लड़कों और खूबसूरत महिलाओं का स्वागत है। आएं और अपना समर्थन दिखाएं। वैकल्पिक समानांतर दुनिया, मस्तिष्क भंडारण सुविधा, लिंग परिवर्तन, स्थायी रूप से पुरुषों के साथ कोई रोमांस नहीं, खलनायक, एकल, दाव के प्रति समर्पित, नियति के नायकों के लिए एक ठंडे दिल की शिकार मशीन। साथ ही दाववादी, कृपया मन की शांति के साथ आनंद लें। नायक का ध्यान दीर्घायु, रुचि के आधार पर चुनाव करने पर केंद्रित है और वह बिना किसी कारण के निर्दोषों को नहीं मारेगा। वह दाव के प्रति समर्पित है और उसका कोई साथी नहीं होगा। ... जब बाई जियायूंग ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब कमरे में पाया। पहले उसने एक उल्का पर एक इच्छा की थी और फिर एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह इस अपरिचित बिस्तर पर दिखाई दिया। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, मानो उसमें कोई भारी उथल पुथल मच गई हो। कई संघर्षशील लेखकों में से एक के रूप में वह बार बार असफल हुए, लेकिन अपने शांत जीवन में कुछ करने के लिए प्रयास करते रहे। और जब वह वहां था तो अपने दैनिक खर्चों को संतुलित करने के लिए। पहली बार उल्कापात का सामना करना आसान नहीं था। उसने झट से हाथ जोड़े और आंखें बंद करके एक इच्छा की। लेकिन जैसे ही उसने काम पूरा किया और अपनी आंखें खोली, उसकी दृष्टि में एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी भर गई। वह मर गया। यह एक रहस्यमय मौत थी, बिना किसी दर्द के। उनके सांसारिक जीवन में कोई विशेष आकर्षण नहीं था और वह बिल्कुल सामान्य था, जिसमें कुछ भी छूटने लायक नहीं था। अगर उसे एक बात कहनी हो तो यह थोड़ी शर्म की बात थी कि उसने अपना सारा पैसा खर्च नहीं किया था। कई महीनों तक एक कारखाने में बोझ ढोने वाले जानवर की तरह काम करने के बाद उसने अंततः मितव्ययिता से जीवन जीकर हजारों युआन बचा लिए थे। फिर भी इससे पहले कि वह इसका आनंद लेना शुरू कर पाता, वह चला गया। धिक्कार है। अपनी आंखें फिर से खोलने पर उसने एक सुंदर और आरामदायक छत देखी, साथ ही एक झूमर भी देखा जो काफी शानदार लग रहा था। ओह, बाई जियायू को लगा कि उसका सिर अभी भी थोड़ा उदास है। उसने अवचेतन रूप से अपना हाथ अपने सिर की ओर उठाया, केवल रेशमी चिकने बालों की एक लट को छूने के लिए। पवित्र बकवास। बाई जियायू तुरंत घबरा गई। वह नीचे पहुंची और आकाश है गिरा हुआ। नो, एक असफल लेखिका के रूप में जिसने कभी भी इंसान की तरह व्यवहार नहीं किया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। वह स्थानांतरित हो गई थी। एक महिला में परिवर्तित होना, वह इस रूपक से बहुत परिचित थी। उसने पहले कई लिंक स्वैप कहानियां पढ़ी थीं। पुरुष नायक को धीरे धीरे स्त्रीत्व से गुजरते हुए देखना और महिला नायक के साथ आगे पीछे होते देखना मजेदार था, लेकिन अब जब उसकी बारी थी तो वह बिल्कुल भी नहीं हंस सकी। हे भगवान, अगर मुझे पता होता कि यह इस तरह से होगा तो मैंने ऐसी इच्छाएं नहीं की होती। बाई जियायू ने आंखों में आंसू भरकर छत की ओर देखा। इस समय वह सचमुच इसे एक साथ नहीं रख सकती थी। डिंग, स्वस्थ महत्वपूर्ण संकेतों के साथ एक संगत विषय का पता चला। बाध्यकारी शर्तें पूरी हुई। बाइंडिंग सफल। नियत महान खलनायक प्रणाली बाध्य। मेजबान बाई जियायू। सिस्टम। इस परिचित आवाज को सुनकर बाई जियायू की आंखें, जो पहले ही अपनी आधी रोशनी खो चुकी थीं, अचानक चमक उठी। हा, वास्तव में हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। मुझे अब भी उम्मीद है। बार बार असफल लेखिका के रूप में बाई जियायू सिस्टम से काफी परिचित थीं। खलनायक प्रणाली दुर्लभ शीर्ष स्तरीय प्रणालियों में से एक थी। नायकों का शिकार करना, प्रोविडेंस की कटाई करना और खुद को मजबूत करना, यह अनगिनत प्रवासियों के लिए सबसे अच्छे धोखेबाजों में से एक था। इतने सालों तक अकेले रहने के बाद यह पहली बार था जब उसकी इच्छा वास्तव में पूरी हुई थी और उसने एक व्यवस्था को बंधन में बांध लिया था। हालांकि स्थिति उसकी इच्छाओं से थोड़ी अलग थी, लेकिन कम से कम उसका एक हिस्सा पूरा हो गया था। जैसे ही बाई जियायू का मूड बढ़ रहा था, उसके दिमाग में एक स्पष्ट व्यक्तिगत पैनल दिखाई दिया। नाम, बाई जियायू, बाई परिवार की दूसरी कुमारी, दत्तक पुत्री। लिंग, महिला। आयु, 20। संविधान, सर्वोच्चयनोत्तम शरीर अजागृत, स्वर्गीय विकास दाव, शरीर क्षतिग्रस्त। बुद्धि, एज, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मनुष्य 6 वर्ष का होता है, 10 की सीमा के साथ। आकर्षण, 97, एक सामान्य मनुष्य की अधिकतम सीमा 100 है। संबद्धता, जियांगचेन का बाई परिवार। खलनायक अंक 300,000, आपके अपने प्रोविडेंस के एक हिस्से से परिवर्तित। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... मुड़ा हुआ। भाग्य, नियति खलनायक, नियति बेटी, परे से दानव, भाग्य दिव्य, अंतिम हथियार। नियत खलनायक, नियति खलनायक की नियति को ध्यान में रखते हुए आपका असाधारण होना तय है। आप नियति के नायक के स्वाभाविक शत्रु हैं। आपका परिवार एकजुट है और नियति के नायक से मिलने से पहले आपका जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। भाग्यशाली बेटी, स्वर्ग और पृथ्वी की प्रिय, प्राकृतिक सुंदरता और एक विशेष संविधान के साथ पैदा हुई। आप में नियति के बच्चे के प्रति घातक, अकथनीय आकर्षण है। आपका शरीर विपत्तिग्रस्त है, निरंतर आंतरिक पारिवारिक कलह है, आपके आसपास कई अच्छे दोस्त हैं और आप आसानी से ईर्ष्या करते हैं और निशाना बनाए जाते हैं। परे से दानव, परे से रहस्यमय दाव निशान लेकर आप एक ऐसा अस्तित्व है जो भाग्य से बाहर निकल गया है और इसे अप्रभावित है। आप स्वाभाविक रूप से बाहरी व्यक्ति हैं। ... पैनल की जानकारी पढ़ने के बाद बाई जियायू की अभिव्यक्ति भयानक रूप से अंधकार में हो गई। प्रोविडेंस की एक नायिका, क्या ये किसी पावर फैंटेसी नायक के लिए महज एक हरम का सदस्य नहीं है? जब एक खलनायक का सामना नायक से होता है तो सबसे बुरी बात यह होती है कि उनका शरीर नष्ट हो जाता है और दाव गायब हो जाता है। लेकिन अगर वह किसी नायक के हाथों में पड़ गई तो परिणाम इतने सरल नहीं होंगे। धिक्कार है, सिस्टम, तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। डिंग, इस मामले का इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं पहुंचा तो आप पहले से ही ऐसे थे।
क्या ऐसा है? क्या तुम्हें यकीन है? बेशक, ये प्रणाली कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, वह बिल्कुल झूठ था। मौन। सिस्टम की बातें सुनकर बाई जियायु मौन हो गई। वह नहीं जानती थी कि सिस्टम सच कह रहा है या नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी उसे अपनी पिछली जिंदगी से ज्यादा लगाव नहीं था। शायद खलनायक बनना इतना बुरा नहीं होगा। स्टार्टर पैक को सिस्टम स्पेस में भेज दिया गया है। कृपया इसकी जांच करें, मेजबान। स्टार्टर पैक। बाई जियायु एक पल के लिए झिझकी। सिस्टम, तुरंत स्टार्टर पैक का उपयोग करें। स्टार्टर पैक सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। बधाई हो मेजबान, आपने प्राप्त कर लिया है। मूल बाई जियायु की यादों का अंश। विशेष संविधान, बर्फ की त्वचा ज़ैद हड्डी, घातक जहर की गोली गुना 1, क्षमता लूटकाट गुना 1, 10 बिलियन महान जिया सिक्के। जैसे ही सिस्टम का प्रसारण समाप्त हुआ, बाई जियायु के दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी भर गई और उसके शरीर की कमजोरी दूर हो गई। उनकी यादों में बाई परिवार की दूसरी मिस का नाम भी बाई जियायु था। वह कमजोर शारीरिक गठन के साथ पैदा हुई थी और उसने अपने 20 साल का अधिकांश समय घर पर अपने स्वास्थ्य की देखभाल में बिताया था। 5 दिन पहले वह बाहर निकलते समय दुर्घटनावश फिसलकर पानी में गिर गई थी। वह इतनी भाग्यशाली थी कि उसे बचा लिया गया, लेकिन वह कोमा में चली गई। वह पिछले कुछ दिनों से घर पर ही स्वास्थ्य लाभ कर रही थी। बाई परिवार ने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों की तलाश की, लेकिन कोई भी बाई जियायु को नहीं जगा सका। मैं देख रहा हूँ, बाई जियायु ने आह भरी। ऐसी ही स्थिति साझा करते हुए बाई जियायु को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर की कमजोरी गायब हो गई है, बाई जियायु बिस्तर से उठी और शानदार फुल लेंथ दर्पण के पास चली गई। उसकी आंखों से जो मिला वह अत्यंत पवित्र और गतिशील चेहरा था। चांदी के बाल, बैंगनी आंखें, कमर तक पहुंचने वाले बाल और एक शैतानी आकृति। उसकी पिछली बीमार उपस्थिति दूर हो गई थी और बाई जियायु ने जो कुछ देखा उससे वह स्वयं मंत्रमुग्ध हो गई थी। प्रोविडेंस की नायिका के रूप में उनका लुक और फिगर कहने की जरूरत नहीं, एकदम सही थे। इस स्वर्गीय चेहरे को देखकर बाई जियायु, जो चांदी के बालों की प्रेमी थी, दुख से अभिभूत होने से खुद को नहीं रोक सकी। सिस्टम, क्या आपको लगता है कि मेरे पास अभी भी वापस बदलने का मौका है? मेजबान की बनावट विशेष है और आपकी आत्मा और शरीर एकदम मेल खाते हैं। सामान्य तरीकों का मेजबान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिस्टम का जवाब सुनकर बाई जियायु अचानक उत्साहित हो गईं। इसका मतलब यह है कि मेरे पास अभी भी भविष्य में अपना पूर्व गौरव बहाल करने का मौका है ना? डेस्टिन ग्रेट विलेन। सिस्टम ने आगे कुछ नहीं बताया। सामान्य तरीके अप्रभावी थे और असामान्य तरीके भी वास्तव में अप्रभावी थे। किसी भी तरह उसके लिए वापस बदलना असंभव था। हालांकि चूंकि उपकरण अभी स्थानांतरित हुआ था, सिस्टम बाई जियायु को बहुत बड़ा झटका नहीं देना चाहता था। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वह स्वाभाविक रूप से अनुकूलित हो जाएगी। क्लिक करें। दरवाजा खुला और एक युवा महिला अंदर आए। वह स्पष्ट रूप से भावुक लग रही थी और यह स्पष्ट था कि उसे वास्तव में परवाह थी। दूसरी मिस, आप जाग रही हैं? बाई जियायु पलटी और थोड़ा मुस्कुराए। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। दूसरी मिस, आप अभी जागी हैं और आपका शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। मुझे आपको आराम करने के लिए बिस्तर पर वापस लाने में मदद करने दीजिए। जैसे ही वह बोल रही थी, बाई जियायु की देखभाल के लिए जिम्मेदार नौकरानी जियोकिंग तेजी से उसके पास चली गई। कोई ज़रूरत नहीं, मेरे बालों में कंघी करने में मेरी मदद करो। इतने दिनों तक लेटे रहने के बाद मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। साथ ही दावादियों, आपको अध्याय 10 तक अवश्य पढ़ना चाहिए। अध्याय 10 में भाग्य के एक बच्चे को समाप्त कर दिया जाएगा। 2 अध्याय 2 दिव्य डॉक्टर की मंगेतर। सचमुच एक ना एक युवावस्था से उभरता है। इतनी कम उम्र में ऐसे चिकित्सा कौशल रखने के लिए। बूढ़ी मास्टर बाई ने राहत के साथ बार बार सिर हिलाया और बढ़ती संतुष्टि के साथ ये जियाओफान की ओर देखा। ये जियाओफान की अभिव्यक्ति शांत रही, क्योंकि उन्होंने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, ओल्ड मास्टर, आपने मेरी बहुत अधिक प्रशंसा की। दुनिया की मदद करने के लिए चिकित्सा का अभ्यास करना बस एक डॉक्टर का कर्तव्य है। मैं स्वाभाविक रूप से खड़ा होकर नहीं देख सकता था। हालांकि ओल्ड मास्टर, आप लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार हैं और आपका शरीर बुरी तरह से थक चुका है। पूर्ण इलाज पाने के लिए आपको अभी भी कुछ समय तक ठीक से स्वस्थ होने की आवश्यकता है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नियति के बच्चे ये जियाओफान का पता चला। ये जियाओफान की जानकारी। नाम, ये जियाओफान दिव्य चिकित्सक। लिंग, पुरुष। उम्र 21। क्षेत्र, लेट स्टेज ट्रांसेंडेंट। गुड, कोई नहीं। भाग्य 98,000। भाग्य स्तर सफेद। संक्षिप्त, दिव्य चिकित्सक पहाड़ से उतरता है। सिस्टम, ये लड़का संभवतः मेरा मंगेतर नहीं हो सकता। क्या वह हो सकता है? मेजबान ने सही अनुमान लगाया। इस ये जियाओफान का वास्तव में आपके साथ विवाह अनुबंध है। बाई जियायु, अविश्वसनीय। डिंग, ट्रिगर यादृच्छिक मुख्य खोज, विवाह अनुबंध को तोड़ना। खोज पुरस्कार, गहन रैंक उच्च ग्रेड फिंगर तकनीक, स्टार शैटरिंग फिंगर। खोज का इनाम सुनकर बाई जियायु तुरंत बहुत खुश हो गई। सितारा टूटती उंगली नाम सुनकर ही वह जानती थी कि यह आसान नहीं था। हालांकि बाई जियायु तुरंत नहीं गई। इसके बजाय वह भीड़ से कुछ दूर गलियारे के प्रवेश द्वार पर चुपचाप खड़ी होकर बाई परिवार के अद्भुत प्रदर्शन को देख रही थी। हर कोई इधर उधर बातें कर रहा था। बाई जियायु को कोने में खुले तौर पर छिपकर बातें करते हुए नहीं देख रहा था। श्रीमान, आपने मेरे पिता की जान बचाई। हमारा बाई परिवार इस दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। आप जो भी चाहते हैं मिस्टर ये, कृपया बेझिझक पूछें। मेरा बाई परिवार निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा। जियांग शहर में शीर्ष 10 स्थापित परिवारों में से एक के रूप में बाई शेंगिक सिंह ने बड़े आत्मविश्वास के साथ बात की। ये जियाओफान ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वह मुख्य रूप से ये देखने के लिए बाई परिवार में आए थे कि बाई परिवार की दूसरी कुमारी कैसी दिखती हैं। यदि उसकी शक्ल उसके लायक होती तो वह स्वाभाविक रूप से उसे एक दर्जा देता। यदि बाई परिवार की दूसरी कुमारी उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती तो स्वाभाविक रूप से इस शादी को रद्द करना पड़ता। पिताजी, जियायु अभी भी कोमा में है। हम डिवाइन डॉक्टर ये को जाकर उसे देखने के लिए क्यों नहीं कहते? ये देखकर कि अपने पिता की हालत स्थिर थी, बाई मोवान ने तुरंत अपनी बेटी की स्थिति के बारे में बात की। बाई मोवान की बातें सुनकर आखिरकार सभी को बाई जियायु की याद आ गई, जो 5 दिनों से कोमा में थी।
ये सुनकर वृद्ध मास्टर बाई ने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जियाओफान, जियायूं मेरी पोती है। वह बचपन से ही शारीरिक रूप से कमजोर है। कुछ दिन पहले वह बाहर जाते समय गलती से पानी में गिर गई और अभी तक नहीं उठी है। पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि लोग हर जगह प्रसिद्ध डॉक्टरों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन परिणाम वही थे, वे अपनी बुद्धि के अंत में थे। अब ऐसा लगता है कि शायद ये हमेशा से ही नियति में था। चिंता मत करो बूढ़ी मास्टर बाई, अपने चिकित्सा कौशल के साथ मैं निश्चित रूप से मिस बाई को जगा सकता हूँ। ये जियाओफान आत्मविश्वास से सहमत हुए। गंवाने का कोई समय नहीं है। दिव्य डॉक्टर, ये आइए चलें और मेरी बेटी का जल्दी से इलाज करें। बाई मोवान उससे आग्रह करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही जाग रहा हूँ। लाभ जैसी आवाज़ ने सभी को बाधित कर दिया। आवाज़ सुनकर हर कोई देखने के लिए मुड़ा। तभी बाई जियायू को दीवार के सामने इत्मीनान से झुकते हुए देखा। उसकी आंखें चमकती हुई उन्हें देख रही थीं। उसके चांदी के बाल इत्मीनान से उसकी कमर तक लिपटे हुए थे और उसकी बड़ी बैंगनी आंखें चमक रही थीं। उसकी सफ़ेद पलकें सर्दी की पहली बर्फ की तरह थीं, जो उसमें रहस्य का स्पर्श जोड़ रही थीं। उसकी त्वचा मलाई की तरह थी, उसकी हर हरकत खूबसूरत थी और उसके होंठ गुलाबी बादलों की तरह थे। उसे देखते हुए ये जियाओफान का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने खुद को दूर देखने में असमर्थ पाया। वह इस प्रकार के सौंदर्य का वर्णन ही नहीं कर सकता। कभी स्कूल न जाने के कारण उसके मन में केवल यही शब्द आते थे, एक परी धरती पर अवतरित हुई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह बूढ़ा लड़का इतना अच्छा स्वाद लेगा और उसे इतनी सुंदर मंगेतर मिलेगी। अगर मुझे पता होता तो मुझे उस बूढ़े गीजर की बात माननी चाहिए थी और 3 साल पहले पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए था। 3 साल, पूरे 3 साल मैंने क्या खोया है? मुझे 3 साल का शोक क्यों मनाना पड़ा? क्योंकि दूसरे ऐसा करते हैं। पूर्वजों ने मुझे गुमराह किया है। 3 साल के शोक के बारे में सोचकर ये जियाओफान का दिल अंतहीन अफसोस से भर गया। उसे कम ही पता था कि शोक के उन 3 वर्षों के दौरान उसका स्वामी किसी भी दोष को उजागर करने से बचने के लिए 3 साल तक एक जंगली आदमी की तरह गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों में छिपा रहा था और अभी भी बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाया था। जियू, यह अद्भुत है। आप अंततः जाग गए हैं। मामा को जल्दी से बताओ, क्या कहीं भी ऐसा है जहां आप असहज महसूस करते हैं? अपनी बेटी को जागते हुए देखकर सुलैन, जिसने कुछ नहीं बोला था, एक कदम में बाई जियायू के पास पहुंची और उत्साह से उसके कंधों को धीरे से पकड़ लिया। बाई जियायू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, मैं ठीक हूँ। मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सुलैन के व्यवहार ने वास्तव में बाई जियायू को थोड़ा चौंका दिया, लेकिन वह अच्छी तरह से तैयार थी और बहुत स्वाभाविक रूप से उसे माँ कहती थी। बाई मोवान ने बगल से लगातार सुझाव दिया, प्रिय, चलो डॉक्टर लू आएं और जियायू की व्यापक जांच करें। इस तरह की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जियाओफान यहाँ होता है, इसलिए जियाओफान को जियायू पर जांच करने दें। बूढ़ी मास्टर बाई ने दिल से निर्णय लिया। फिर ये जियाओफान के कंधे को थपथपाया। जियाओफान, मेरी पोती बचपन से ही कमज़ोर है। देखें कि क्या उसे फिर से स्वस्थ बनाने का कोई तरीका है। अभी अभी जब ये जियाओफान ने अपनी पोती की ओर देखा तो उसकी आंखें सीधी हो गईं। जब तक वह इस विवाह को सुविधाजनक बना सकता है, बाई परिवार को समृद्ध न होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता क्यों होगी? ओल्ड मास्टर बाई के अनुस्मारक के साथ ये जियाओफान ने तुरंत खुद को समायोजित किया और सामान्य अभिव्यक्ति के साथ कहा, चूंकि आपने ऐसा कहा है ओल्ड मास्टर, मैं मिस बाई को देखूंगा। बाई जियायू वास्तव में सुंदर थी, लेकिन वह, ये जियाओफान, दाओवादी मास्टर युआन का एकमात्र शिष्य और युआन वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। स्थिति और पृष्ठभूमि के संदर्भ में बाई परिवार वास्तव में अपने वजन से कहीं ऊपर था। पिताजी, हालांकि मिस्टर ये की चिकित्सा कुशलताएं शानदार हैं, जियायू की बीमारी एक जन्मजात वंशानुगत बीमारी है। मुझे डर है कि मिस्टर ये ने जो चिकित्सा कौशल सीखे हैं वे भी नुकसान में हो सकते हैं। पिताजी, पुरुषों और महिलाओं को उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब जब जियायू जाग गया है तो डॉक्टर लुओ को स्वास्थ्य जांच करने दें। हालांकि ये जियाओफान ने अभी जो चिकित्सा कौशल प्रदर्शित किया था वह विश्वसनीय था, फिर भी सुलैन ने चतुराईपूर्वक के जियाओफान को बाई जियायू पर स्वास्थ्य जांच करने से मना कर दिया। यह बूढ़ी मास्टर बाई ने कुछ शर्मिंदगी के साथ ये जियाओफान की ओर देखा। ये जियाओफान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, उस मामले में ओल्ड मास्टर, चलो अभी उसकी नब्ज लेने के बारे में भूल जाएं। ये जन्मजात वंशानुगत बीमारी, उसने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। उनके सस्ते गुरु ने यह नहीं बताया था कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी मौजूद है और चिकित्सा पुस्तकों में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि वह अपने चिकित्सा कौशल में अविश्वसनीय रूप से आश्वस्त रहे। ये तथाकथित जन्मजात वंशानुगत बीमारी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन संभवतः यह उसे परेशान नहीं करेगी। चूंकि उसके भावी ससुर और सास ने ऐसा कहा था, इसलिए वह अभी इंतजार करेगा और देखेगा कि उस तथाकथित डॉक्टर लुओ में कितनी कुशलता है। हाँ, बूढ़ी मास्टर बाई खिलखिलाकर हंसी। भविष्य में हम वैसे भी परिवार रहेंगे, इसलिए डॉक्टर लुओ को पहले जियायू की व्यापक जांच करने दें। जियाओफान, मुझे भविष्य में अपनी पोती की अधिक देखभाल करने के लिए आपको परेशान करना होगा। बूढ़ी मास्टर बाई ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, यह मानते हुए कि उनका बेटा और बहू सिर्फ प्यार के कारण अपनी बेटी को जाने देने के लिए अनिच्छुक थे। पिताजी, माँ, दादाजी, क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सबसे बड़े चाचा या तीसरे चाचा का कोई नाजायज़ बेटा है? बाई जियायू ने भ्रमित होने का नाटक किया और दिखावटी आश्चर्य से पूछा। बाई शेंगिक सिंह ने भौहें चढ़ा दी। बकवास, तुम्हारा तीसरा चाचा और मैं पाक साफ हैं। नाजायज़ बेटा कहाँ से आएगा? ये सही है भतीजी, तुम्हारे सबसे बड़े चाचा और मैंने हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। एक नाजायज़ बेटा जिसके बारे में हम नहीं जानते वह अचानक कैसे प्रकट हो सकता है? तीसरे चाचा ने कुछ शर्मिंदगी के साथ समझाया। बूढ़ी मास्टर बाई हल्की सी मुस्कुराई। जियायू, आंख मूंद कर अनुमान लगाना बंद करो। उसका नाम ये जियाओफान है और वह वही है जिसके साथ मैंने तुम्हारे लिए बचपन में शादी की व्यवस्था की थी। क्या? बाई जियायू ने जानबूझकर हैरान करने वाले भाव रखे, जैसे कि उसे अभी पता चला हो। जियायू, ये जियाओफान वास्तव में आपकी मंगेतर है। हमने शादी का अनुबंध पहले ही देख लिया है और यह निश्चित रूप से वास्तविक है। सुलैन ने बाई जियायू के कंधे को धीरे से थपथपाया। मुझे विश्वास नहीं होता। ... PS, भाग्य को विभाजित किया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी भाग्य, सभी जीवित प्राणियों का भाग्य और आत्मा भाग्य।
स्वनियति आभा के स्तरों को विभाजित किया गया है, सफ़ेद, लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला, बैंगनी, सोना। 3 अध्याय 3 विवाह प्रमाण पत्र के बिना सगाई कहाँ से हुई? भले ही आप इस पर विश्वास न करें, लेकिन ये सच है। विवाह अनुबंध एक गंभीर मामला है जो मैचमेकर्स द्वारा तय किया जाता है। इसे एक मजाक की तरह कैसे माना जा सकता है? क्या आप चाहते हैं कि बाई परिवार जियांगचेंग में अपनी विश्वसनीयता खो दे? वृद्ध मास्टर बाई कुछ अप्रसन्न थीं। बाई शेंगडिक्सिंग ने गंभीर भाव से सलाह दी, भतीजी, हालांकि मिस्टर ये की शक्ल काफ़ी आकर्षक है, लेकिन उनके चिकित्सा कौशल वास्तव में चमत्कारी हैं। वह पूरे ग्रेट जिया में पुरुषों के बीच एक ड्रैगन है, वह एक अच्छा साथी हैं। बाई शेंगडिक्सिंग का दूसरे भाई बाई मोवान के साथ हमेशा मतभेद रहा था। हुआयू की दूसरे भाई के परिवार की 3 बेटियां प्रतिभाशाली और सुंदर थीं। सबसे बड़ी बेटी को ओल्ड मास्टर द्वारा बाई कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। वह तीनों बेटियों की शादी होने तक इंतजार नहीं कर सकता था ताकि वह परिवार के मुखिया के रूप में सफल हो सके। बड़े भाई जियायू अभी कोमा से जागा है। मुझे डर है कि अब इस बारे में बात करना अनुचित है, बाई मोवान ने दुखी भाव से बाई शेंगडिक्सिंग की ओर देखते हुए कहा। दूसरे भाई, आप गलत हैं। हमारी भतीजी जियायू अभी एक गंभीर बीमारी से उभरी है। अब शादी करना उसके लिए कुछ अच्छी किस्मत लाने और लंबे समय से चल रहे दुर्भाग्य को दूर करने का सही तरीका होगा। ये सही है दूसरे भाई, हमारी भतीजी जियायू का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। शायद ये खुशी का मौका उसकी बुरी किस्मत को धो सकता है। पिताजी, बाई मोवान ने कुछ कठिनाई के साथ बूढ़े मास्टर बाई की ओर देखा। वह स्पष्ट रूप से इस मामले में शक्तिहीन महसूस कर रही थी। सूलैन ये देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने सीधे तौर पर उसका खंडन करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने चतुराई से कहा, पिताजी, जियायू अभी भी विश्वविद्यालय में है और अभी भी छोटी है। अभी शादी करना जल्दबाजी होगी। बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह मामला सुलझ गया है। कल उन्हें उनका विवाह प्रमाण पत्र मिल जाए और हम बाद में अन्य चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं। बूढ़ी मास्टर बाई की अभिव्यक्ति गंभीर थी, किसी खंडन की कोई गुंजाइश नहीं थी। रुको, ये सुनकर बाई जियायू अब और शांत नहीं बैठ सकी। अगर अब उसने विरोध न किया तो सचमुच उसकी शादी कर दी जाएगी। बाई जियायू ने कहा, मैं विवाह प्रमाण पत्र देखना चाहती हूँ। उन्होंने बूढ़ी मास्टर बाई को बोलने का मौका नहीं दिया क्योंकि उन्होंने सीधे अपनी मांग रखी थी। प्रमाण पत्र देखने के लिए अपनी पोती के अनुरोध को सुनकर बूढ़े मास्टर बाई जो शब्द कहने जा रहे थे वे वापस निकल लिए गए। ठीक है, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो यहाँ। बूढ़ी मास्टर बाई ने सिर हिलाया और बाई परिवार के पास मौजूद विवाह प्रमाण पत्र की प्रति सौंप दी। बाई जियायू ने प्रमाण पत्र लिया और उसे ध्यान से देखा। ये सचमुच वास्तविक था। बाई परिवार की प्रतिलिपि समाप्त करने के बाद बाई जियायू ने ये जियाओफान को भावहीन रूप से देखा। दूसरा कहाँ है? बाई जियायू की बातें सुनकर ये जियाओफान ने संकोच नहीं किया और सीधे अपने साथ लाया हुआ विवाह प्रमाण पत्र सौंप दिया। बाई जियायू ने इसे लेने के बाद उनकी सावधानीपूर्वक तुलना की। दोनों वास्तविक मूल थे। अगला सेकंड, चीर चीर चीर। सभी की हैरान निगाहों के बीच बाई जियायू ने सीधे दोनों विवाह प्रमाण पत्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बूढ़ी मास्टर बाई स्तब्ध रह गईं। ये जियाओफान स्तब्ध रह गईं। बाई जियायू की हरकत से बाकी सभी लोग हैरान थे। डिंग, विवाह प्रमाण पत्र फाड़ने का कार्य पूरा हो गया। इनाम पाने के लिए मेजबान को बधाई, स्टार शैटरिंग फिंगर। विवाह प्रमाण पत्र के बिना सगाई कहाँ है? बाई जियायू ने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखा। तुम। बूढ़ी मास्टर बाई गुस्से से कांप उठी। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं पिताजी? सिंह बड़े चाचा बाई शेंगडिक्सिंग और तीसरे चाचा बाई शाओचेंग ने दोनों तरफ से ओल्ड मास्टर बाई का समर्थन किया। बाई जियायू, देखो तुमने क्या किया है। देखो तुमने अपने दादाजी को कितना क्रोधित किया है। बाई जियायू ने पलकें झपकाईं और गंभीरता से कहा, अंकल, थर्ड अंकल, अब 21वीं सदी है। तय विवाह को बहुत पहले ही कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया था। चूंकि यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है और विवाह प्रमाण पत्र चला गया है, सगाई स्वाभाविक रूप से अस्तित्वहीन है। हमारे बाई परिवार को हमारे वचन को तोड़ने वाला नहीं माना जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि मैं सही हूँ दादाजी? बाई जियायू ने मुस्कुराते हुए बूढ़ी मास्टर बाई की ओर देखा। डिंग, नियति का बच्चा ये जियाओफान अपमानित महसूस करता है। 2000 नियति अंक काटे गए। मेजबान को 20,000 खलनायक अंक प्राप्त होते हैं। बूढ़े मास्टर बाई ने अपना सिर घुमाया और जल्दी से कहा, जियाओफान, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से स्पष्टीकरण दूंगा। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये जियाओफान ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, बूढ़े मास्टर, वास्तव में मैं भी सगाई रद्द करने के लिए बाई परिवार के पास आया था। क्या? ये सुनकर बूढ़ी मास्टर बाई एक बार फिर चौंक गईं। जियाओफान, इससे आपका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरी पोती को तुच्छ समझते हो? ये सुनकर बाई जियायू अपने दिल में अवाक रह गई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जैसा कि एक शक्ति काल्पनिक दुनिया से अपेक्षा की जाती है। उसने उसके चेहरे पर विवाह प्रमाण पत्र फाड़ दिया था और उसे इतना आहत किया था कि उसकी मौत हो गई। फिर भी इस बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि शादी हो सकती है। ये वास्तव में तर्क को धता बताने वाला था। ये जियाओफान ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, नहीं, मिस जियायू धरती पर उतरी परी की तरह है, बहुत सुंदर। ये जियाओफान ने अपने बगल में बाई जियायू पर नजर डाली और अपने दिल में कमोबेश अनिच्छुक महसूस किया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि बाई जियायू बिना किसी अपवाद के अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी। दुर्भाग्य से बाई जियायू अब इस विवाह के प्रति बहुत प्रतिरोधी थी। युआन वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में उनका चिकित्सा कौशल दुनिया में बेजोड़ था। स्वाभाविक रूप से उसका अपना अहंकार था और वह किसी महिला के सामने झुक नहीं सकता था। तो फिर ऐसा क्यों है? क्या ये जियायू द्वारा अभी कही गई बात के कारण हो सकता है? जियाओफान, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निश्चित रूप से स्पष्टीकरण दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ मेरे साथ कभी कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। बूढ़ी मास्टर बाई ने बार बार आश्वासन दिया। बूढ़े मास्टर, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जियायू और मैं एक दूसरे को नहीं जानते हैं और हमारे बीच कोई भावनात्मक आधार नहीं है। सिर्फ कागज के एक टुकड़े के कारण जल्दबाजी में शादी करना जियायू के लिए अपमानजनक और दोनों पक्षों के लिए गैर जिम्मेदाराना होगा। ये जियाओफान ने आगे बढ़ने के लिए पीछे हटने की रणनीति का इस्तेमाल किया। कुछ ही वाक्यों में पहल को मजबूती से समझ लिया। इस बिंदु पर पहुंचकर बूढ़ी मास्टर बाई ने असहायता से अपना सिर हिलाया।
ऐसा लगता है कि मैंने इस मामले में बहुत जल्दबाजी की है। हम आपकी इच्छा के अनुसार सगाई संभाल लेंगे ज़ियाओफान। हालांकि विवाह प्रमाण पत्र फट गया था, फिर भी वह सगाई से इनकार नहीं कर सका। तकनीकी रूप से बाई परिवार गलत था और उसने दाववादी मास्टर युयान को निराश कर दिया था। सौभाग्य से ज़ियाओफान एक समझदार बच्चा था, अन्यथा इस मामले को संभालना वास्तव में कठिन होता। जियायू भी दोषी था, जो इतना अवज्ञाकारी था कि उसने विवाह प्रमाण पत्र जैसी महत्वपूर्ण चीज को फाड़ दिया। ऐसा लगता था कि उसे अपने दूसरे भाई से उसे ठीक से शिक्षित करने की जरूरत थी, ताकि वह फिर से कुछ इतना विद्रोही न कर बैठे। बूढ़े मास्टर, जब सगाई का मामला सुलझ गया है तो मैं छुट्टी ले लूंगा। ये ज़ियाओफान ने एक पल के लिए सोचा और बस अपने प्रस्थान की पेशकश की। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर कि ये ज़ियाओफान जाना चाहता है, बूढ़ी मास्टर बाई की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। ज़ियाओफान, बाई परिवार ने सगाई के संबंध में आपके साथ अन्याय किया है। हालांकि आपके गुरु दाववादी मास्टर युयांग और मैं पुराने दोस्त थे। वास्तव में आपके लिए मुझे दादाजी कहना बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब जब आपके गुरु का निधन हो गया है और आप अभी अभी जियांगचेन पहुंचे हैं, तो मैं आपके साथ एक अपरिचित जगह पर अकेले रहने में सहज महसूस नहीं कर सकता। इस बारे में क्या ख्याल है ज़ियाओफान? आप फिलहाल मेरे साथ यहीं रहें। बाद में मैं किसी को आपके लिए एक घर तैयार करवा दूंगा, और अगर आपको यहाँ रहने की आदत नहीं है तो आप वहाँ जा सकते हैं। चूंकि पुराने मास्टर ने इसे इस तरह से कहा है, मैं सम्मानपूर्वक उसका पालन करूंगा। ये ज़ियाओफान न तो घमंड से और न ही विनम्रता से सहमत हुए। इस प्रकार उनकी आवास समस्या का भी समाधान हो गया। बाई परिवार में रहने से भविष्य में बाई जियायू के साथ बातचीत करने के अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। यह एक लंबा खेल था और उसका मानना था कि बाई जियायू उसके चिकित्सा कौशल से प्रभावित होगी और उसकी महिला बन जाएगी, इससे पहले कि यह अधिक समय न हो। जब वह समय आएगा तो क्या वह उसकी दया पर निर्भर नहीं होगी? हा, बूढ़ी मास्टर बाई खिलखिलाकर हंसी। नानी वांग, जाओ और एक अतिथि कक्ष तैयार करो। जब तक ये ज़ियाओफान बाई परिवार के घर पर रहने के लिए सहमत हुए, तब भी सगाई की उम्मीद थी। एक बार जब ये ज़ियाओफान उनके पोते बन गए तो बाई परिवार का जियांगचेंग में नंबर 1 परिवार बनना निश्चित हो जाएगा। शायद बाई परिवार एक दिन जियांगन के शीर्ष तक पहुंचने और ग्रेट जिया के कुलीन परिवारों में से एक बनने की आकांक्षा भी कर सकता है। ये सुनकर बाई जियायू ने अपने दिल में व्यंग्य किया। हालांकि चूंकि अब उस पर शादी के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा था, इसलिए उसने आगे हस्तक्षेप नहीं किया। बाई परिवार में अपनी वर्तमान स्थिति के साथ वह अभी तक ये ज़ियाओफान के साथ खुलकर व्यवहार करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन पावर फैंटेसी कहानियों की प्रवृत्ति के अनुसार ये ज़ियाओफान से निपटने का अवसर जल्द ही आएगा। दादाजी बाई, घर पर मेहमान हैं। तभी डॉक्टर लुओ तेजी से अंदर आए। डॉक्टर लुओ, आखिरकार आप यहाँ आ गए। जल्दी से जियायू को जांच के लिए ऊपर ले जाओ। ठीक है बहन सू। डॉक्टर लुओ ने सिर हिलाया, फिर बूढ़ी मास्टर बाई की ओर मुड़े और विनम्रता से कहा, दादाजी बाई, मैं अब सिस्टर जियायू को चेकअप के लिए ऊपर ले जाऊंगा। बोलने के बाद डॉक्टर लुओ बाई जियायू को अपनेपन के साथ ऊपर ले गए। स्पष्ट रूप से पहली बार नहीं आ रहे थे। अध्याय 4 तारे की उंगली का टूटना। अविश्वसनीय, वास्तव में अविश्वसनीय। एक चिकित्सा चमत्कार, लानत है। डॉक्टर लुओ ने आश्चर्यचकित भाव से अपने हाथ में मौजूद विभिन्न जांच रिपोर्टों को देखा। बाई जियायू को जो जन्मजात वंशानुगत बीमारी थी वह वास्तव में ठीक हो गई थी। यह सचमुच अविश्वसनीय था। यह विज्ञान की अवहेलना करता है। सीनियर लुओ, क्या चेकअप हो गया? मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, बाई जियायू ने दयनीयता से पुकारा। आगे बढ़ें, लेकिन एक बार में बहुत अधिक ना खाएं। आप केवल कुछ हल्का भोजन ही कर सकते हैं। 5 दिनों तक नहीं खाना और फिर बहुत अधिक खाना आपके पेट के लिए कठिन होगा। डॉक्टर लुओ ने अपने हाथ में शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए आहार संबंधी आवश्यकताओं पर जोर दिया। ठीक है सीनियर, मुझे याद है। इतना कहने के बाद बाई जियायू हृदयहीन होकर बाहर भाग गई। डॉक्टर लुओ ने असहायता से अपना सिर हिलाया। अचानक हंसी और आंसुओं के बीच थोड़ा फंसा हुआ महसूस हुआ। अच्छी खबर, बहन जियायू का शरीर अंततः स्वस्थ हो गया। बुरी खबर, उसका शोध विषय चला गया। इसे भूल जाओ। मैं वापस जाऊंगा और एक और संपूर्ण आनुवंशिक परीक्षण करूंगा। देखूंगा कि क्या मैं सिस्टर जियायू के ठीक होने का कारण ढूंढ सकता हूं। डॉक्टर लुओ ने अपना सिर हिलाया और शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट अपने हाथ में बंद कर ली। अब भी ये तथ्य कि बाई जियायू अचानक ठीक हो गई थी, उसे एक सपने जैसा लग रहा था। जन्मजात वाइट जेड सिंड्रोम का दुनिया का पहला मामला, एक दुर्लभ बीमारी जिस पर उनके गुरु ने 1 दशक से अधिक समय तक शोध किया था, वास्तव में इतनी आसानी से ठीक हो गया था। शाम होने का समय आ गया। नहाने के बाद गुलाबी रंग वाली बाई जियायू बिस्तर पर पालती मारकर बैठ गई। सिस्टम मॉल को अनलॉक करें। सिस्टम मॉल को अनलॉक करने के लिए 10,000 विलेन पॉइंट्स की खपत की आवश्यकता होती है। अनलॉक की पुष्टि करें। अनलॉक। बाई जियायू ने संकोच नहीं किया और निर्णायक रूप से सिस्टम मॉल को अनलॉक करने का निर्णय लिया। डिंग, मेजबान खलनायक के अंक काटे गए। 10,000। सिस्टम मॉल सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया। जैसे ही खलनायक के अंक कट गए, पहले से धूसर हो चुके सिस्टम मॉल पात्र हल्के सुनहरे रंग में बदल गए। सफल अनलॉक के बाद बाई जियायू ने अपनी इच्छानुसार विशाल समुद्र जैसा उत्पाद इंटरफेस ब्राउज किया। सिस्टम मॉल में सब कुछ था, औषधीय गोलियां, जादुई खजाने, खेती की तकनीकें, खेती के स्तर और सभी प्रकार के अजीब सामान। सिस्टम, मेरी खेती बढ़ाने के लिए 200,000 विलेन पॉइंट का उपयोग करें। डिंग, मेजबान खलनायक के अंक काटे गए। 200,000। बधाई हो, मेजबान खेती क्यूई रिफाइनिंग स्टेज दूसरी परत तक बढ़ गई है। क्यूई रिफाइनिंग स्टेज दूसरी परत। मुझे आश्चर्य है कि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये किस क्षेत्र के बराबर है, लेकिन चूंकि यह बॉडी रिफाइनिंग क्षेत्र को छोड़ देता है, ये कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर का होना चाहिए, है ना? बाई जियायू सोच में पड़ गई। अपने पिछले जीवन और इस जीवन दोनों में उसका मार्शल आर्टिस्टों के साथ कभी कोई संपर्क नहीं रहा, इसलिए वह अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकी। हालांकि चूंकि क्यूई रिफाइनिंग चरण निम्न स्तरीय मंत्रों के उपयोग की अनुमति देता है, यह निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर से अधिक मजबूत होना चाहिए। मेरे पास अभी भी 110,000 विलेन पॉइंट बचे हैं। वास्तविक समय होलोग्राफिक पोजिशनिंग फंक्शन को सक्रिय करने के लिए 100,000 विलेन पॉइंट की लागत आती है।
मैं उस पर कंजूसी नहीं कर सकता। शेष 10,000 खलनायक अंक कुछ साधना मार्गदर्शिका पुस्तकें खरीदने के बाद ज़्यादा नहीं बचेंगे। भाई जियायू ने आह भरी। जैसा कि ओल्ड डेविलहान ने कहा, खेती वास्तव में हजारों कठिनाइयों और 10,000 कठिनाइयों का मार्ग है। वास्तविक समय होलोग्राफिक पोजिशनिंग फंक्शन सक्रिय करने के लिए 100,000 खलनायक बिंदु सक्रियण के बाद 3 निःशुल्क पोजिशनिंग स्लॉट उपहार में दिए जाते हैं। एक ही दुनिया में चिन्हित लक्ष्यों की वास्तविक समय स्थिति और निगरानी की अनुमति देता है। पोजिशनिंग फंक्शन को सक्रिय करने के बाद भाई जियायू ने तुरंत ये ज़ियाओफान को चिन्हित करने के लिए एक स्लॉट का उपयोग किया। अंकन पूरा होने के बाद पोजिशनिंग मानचित्र पर एक सफ़ेद बिंदु दिखाई दिया जिस पर यह ज़ियाओफान की प्रासंगिक जानकारी अंकित थी। वह उसके पड़ोसी के बिल्कुल बगल में बहुत करीब था। ऐसा करने के बाद भाई जियायू ने अपना फ़ोन खोला और ज़ियाओकिंग को एक संदेश भेजा जिसमें उसे अपने जीवन रक्षक की संपर्क जानकारी और अन्य विवरण संकलित करने और भेजने के लिए कहा। फिर भाई जियायू ने अपने सिस्टम स्पेस से 3000 विलेन पॉइंट्स के लिए खरीदी गई एलिमेंट्री कल्टीवेशन गाइड निकाली। खेती की अवधारणा, खेती का मतलब, खेती का उद्देश्य ... ओह, भाई जियायू ने अध्यायों की ऐसी क्लासिक शुरुआती तिकड़ी को अवाक होकर देखा। वाह, क्या परिचित एहसास है। पहले 3 अध्यायों को पढ़ने के बाद भाई जियायू को खेती की प्रारंभिक समझ प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हुए ये प्राथमिक साधना ज्ञान की शुद्ध शुष्क व्याख्या थी। बॉडी रिफाइनिंग, क्यूई रिफाइनिंग, फाउंडेशन स्थापना, कोर फॉर्मेशन। भाई जियायू ने मुख्य रूप से बॉडी रिफाइनिंग और क्यूई रिफाइनिंग से संबंधित सामग्री को देखा। भाई जियायू के पास वर्तमान में कोई मुख्य साधना तकनीक नहीं थी, इसलिए वह केवल पुस्तक में प्रस्तुत श्वास विधि के अनुसार ही खेती कर सकती थी। प्रभाव औसत था, यहाँ कोई आध्यात्मिक क्यूई नहीं है, इसलिए मैं ठीक से खेती नहीं कर सकता। मैं आक्रामक तरीकों पर भी गौर कर सकता हूँ। भाई जियायू ने खेती करना बंद कर दिया और अपने सिस्टम स्पेस से बहुत अच्छी गुणवत्ता की जेड स्लिप निकाली। यह जेड स्लिप लीगेसी जेड स्लिप थी जिस पर स्टार शैटरिंग फिंगर अंकित था। उपयोग की विधि सरल थी। इसकी सामग्री देखने और शिक्षण प्रेत के लाइव मार्गदर्शन का निरीक्षण करने के लिए बस जेड स्लिप को माथे पर दबाएं। स्टार शैटरिंग फिंगर, गहन रैंक उच्च ग्रेड। जब प्रमुख उपलब्धि के लिए अभ्यास किया जाता है तो इसकी शक्ति पृथ्वी रैंक के बराबर होती है। कास्टिंग करते समय आध्यात्मिक शक्ति को एक उंगली में केंद्रित करें जो एक पल में जारी हो जाती है। जब भाई जियायू लगन से अध्ययन कर रही थी, एक निश्चित स्थान पर एक बड़ा पीला बैंगनी प्रकाश क्षेत्र कुरकुरा इंटेलिजेंस लोअरिंग हेलो को खुशी से चबा रहा था। जैसे ही उसने खाया, ग्रेट जिया के ऊपर आसमान को ढकने वाला सघन रूप से भरा इंटेलिजेंस लोअरिंग हेलो बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया। करीब 2.5 घंटे बाद पढ़ाई में तल्लीन भाई जियायू ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था जो स्पष्ट रूप से बड़े लाभ का संकेत दे रहा था। तो ये तारे को तोड़ने वाली उंगली है। भले ही मैं अब इसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं मुश्किल से इसे निष्पादित कर सकता हूँ। उत्साहित होकर भाई जियायू ने अपनी चप्पलें पहनी, खिड़की की ओर भागी, उसे खोला, अपनी तर्जनी को आकाश में मासूम चंद्रमा की ओर इशारा किया और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति को अपने डेंटियन से अपनी तर्जनी की नोक तक प्रवाहित किया। तारा टूटना, उंगलियां, नग्न आंखों के लिए अदृश्य एक पारदर्शी ऊर्जा एक भागे हुए जंगली घोड़े की तरह भाई जियायू द्वारा बताई गई दिशा में तुरंत बाहर निकल गई। अगले सेकंड उस पर कमजोरी की लहर दौड़ गई। भाई जियायू को पूरी तरह से थकावट महसूस हुई। वह स्थिर रूप से खड़े होने में असमर्थ थी। सौभाग्य से उसने तुरंत खिड़की की चौखट पकड़ ली और खुद को गिरने से बचा लिया। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तारा टूटने वाली उंगली इतनी आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करेगी। इसने मुझे लगभग अपने ही एक सूखे संस्करण में बदल दिया। ऐसा लगता है कि मैं फिलहाल इस कदम का इस्तेमाल वास्तविक लड़ाई में नहीं कर सकता। भाई जियायू ने आह भरी। यह अभ्यास सत्र बहुत उपयोगी रहा। स्टार शैटरिंग फिंगर की खपत का परीक्षण करने से भाई जियायू को इसकी पर्याप्त समझ मिली। अधिक खपत, लेकिन दुर्भाग्य से उसे इसकी शक्ति देखने को नहीं मिली। आखिरकार वह चंद्रमा पर निशाना साध रही थी और हमला रंगहीन और निराकार था। भाई जियायू को पता नहीं था कि वह प्रहार कितनी दूर तक चला गया था। आज के लिए इतना पर्याप्त है। कुछ देर तक चांदनी की प्रशंसा करने के बाद भाई जियायू ने खिड़की ठीक से बंद कर दी और बिस्तर पर लौट आए। समय पर नजर डालने पर रात के लगभग 2 बज चुके थे। बहुत देर नहीं हुई थी। नींद न आने पर भाई जियायू ने अपना व्यक्तिगत पैनल खोला और अपने विभिन्न पैनल की जानकारी और अपने शरीर के विस्तृत परिचय की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। आइस स्किन जेड बोन, सहज रूप से आइस विशेषता आध्यात्मिक क्यूई के प्रति बहुत आकर्षण रखता है। बर्फ विशेषता खेती तकनीक से खेती करने से आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम मिलता है। शक्तिशाली शारीरिक पुनर्प्राप्ति क्षमता रखता है। चोट लगने के बाद उपचार की गति सामान्य लोगों से कहीं अधिक होती है। मेरिडियन सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक लचीले होते हैं। त्वचा और हड्डियां बेहद सख्त होती हैं, जिनमें रक्तस्राव रोकने की जन्मजात क्षमता होती है। जैसे जैसे खेती बढ़ती है, ये कृषक की शक्ल और स्वभाव को और अधिक उत्कृष्ट बनाती है। कामोत्तेजक सहित विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों से प्रतिरक्षित, सभी जहरों के प्रति अभेद्य। सुप्रीम यिन एक्सक्लूसिव बॉडी, जन्मजात सुप्रीम यिन काया, यिन ठंडी ऊर्जा के लिए अत्यधिक आकर्षण रखती है। शक्तिशाली शुद्धिकरण गुण रखती है। बिना किसी बाधा के सभी गुणों की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित और परिवर्तित कर सकती है। खेती की गति सामान्य लोगों से कहीं अधिक है। ब्रेकथ्रू में लगभग कोई बाधा नहीं है। बॉडी टेम्परिंग के लिए पूर्णिमा की रातों में चांदनी ऊर्जा को स्वचालित रूप से अवशोषित करता है। भौतिक शरीर, आध्यात्मिक नसों को मजबूत करता है। एक दुर्लभ, एक युग में एक बार होने वाली सहज साधना पवित्र काया। 5 अध्याय 5 समय पर पहुंचना। चू जियाओरान, जियांगचेंग विश्वविद्यालय, विदेशी भाषा विभाग में एक नवसिख हुआ। उसकी मां गंभीर रूप से बीमार है और उसके पिता जियोकिंग द्वारा भेजी गई जानकारी को पढ़ने के बाद भाई जियायू को चू जियाओरान के बारे में एक नई समझ प्राप्त हुई। एक जुआ खेलने वाला पिता और एक गंभीर रूप से बीमार मां, ये सेटअप निस्संदेह एक सामान्य स्कूल सुंदरी हीरोइन का था। उपन्यास पढ़ने के अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चू जियाओरान निश्चित रूप से बाद में ये जियाओफान के साथ शामिल हो जाएंगे, शायद उनकी प्रारंभिक मुलाकात के लिए सुंदरता को बचाने वाले नायक परिदृश्य के माध्यम से। फिर कुछ आकस्मिक मुठभेड़ों और बचावों के बाद चू जियाओरान गुप्त रूप से ये जियाओफान के प्यार में पड़ गया। बाद में ये जियाओफान अपनी मां का इलाज करेगी और जुआ खेलने वाले पिता से निपटेगी।
चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली साजिशों की एक श्रृंखला के बाद चू जियाओरान सफलतापूर्वक ये जियाओफान के हरम में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब जब वह यहाँ थी तो ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से असंभव थीं। इसे भूल जाओ, आइए देखें कि ये जियाओफान के पास आज क्या अवसर हैं और पहले कुछ खलनायक अंक प्राप्त करने का तरीका खोजें। बाई जियायूं ने आह भरी और ट्रैकिंग मानचित्र खोला। जैसा कि अपेक्षित था, ये जियाओफान बाई निवास पर नहीं थे। ये जियाओफान के ठिकाने के बारे में जानकर बाई जियायूं ने 2 अंगरक्षकों को लिया और इत्मीनान से उसके स्थान की ओर चल दी। सिस्टम, आज ये जियाओफान के पास चेहरे पर कौन सा थप्पड़ मारने वाली साजिश है? भाग्य के बच्चे की साजिश की भविष्यवाणी करने में एक बार 1000 खलनायक अंक खर्च होते हैं। क्या मेज़बान को इसकी आवश्यकता है? 1000? फिर कोई बात नहीं, मैं बस धीरे धीरे उसके पीछे चलूंगा। वैसे भी मेरे पास बहुत समय है। कीमत सुनकर बाई जियायूं ने तुरंत प्लॉट विवरण प्राप्त करने का विचार छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि वह 1000 खर्च नहीं कर सकती थी, लेकिन पीछे ओरियोल होना अधिक लागत प्रभावी था। खांसी, खांसी। टैंक सूट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति 2 बार खांसा, अपनी आंखें बंद की, अपने पैरों पर लात मारी और बिना किसी चेतावनी के फुटपाथ पर गिर गया। कोई ढह गया, कोई जोर जोर से चिल्लाया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोगों ने नजर दौड़ाई और जल्दी से तितर बितर हो गए, इस डर से कि कहीं वे मुसीबत में न पड़ जाएं। वह कोई घोटालेबाज तो नहीं है? मुझे नहीं पता, चलो इंतजार करें और देखें। ये वैसे भी हमारा काम नहीं है। कुछ राहगीर रुककर सुरक्षित दूरी से चर्चा करने लगे। किसी भी व्यक्ति ने स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोगों ने फोटो या वीडियो लेने के लिए अपने फ़ोन निकाल लिए, लेकिन किसी ने भी पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करने का विकल्प नहीं चुना। दादाजी, दादाजी, क्या हुआ? मुझे डराओ मत। बूढ़े आदमी के बगल में एक लड़की बैठी थी जो 17 या 18 साल की लग रही थी और उसकी हालत देख रही थी। लड़की के पीछे एक आदमी खड़ा था जो बॉडीगार्ड जैसा लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसे बहुत पसीना आ रहा था और वह बेतहाशा बैग में कुछ ढूंढ रहा था। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि बॉडीगार्ड जैसा दिखने वाला व्यक्ति वह नहीं ढूंढ पाया जो वह खोज रहा था। दवा, दवा कहाँ है? जल्दी से मुझे दे दो। लड़की ने अपना सिर घुमाया, उसकी आवाज़ बेहद ज़रूरी थी। अंगरक्षक की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से गंभीर थी। साफ है कि बैग में कोई दवा नहीं थी। मुझे क्षमा करें मिस, मास्टर की दवा बैग में नहीं है। क्या? कोई दवा नहीं? कोई दवा कैसे नहीं हो सकती? तुम किस काम के लिए हो? तुम दवा क्यों नहीं लाए? लड़की अचानक खड़ी हो गई। मिस, मैं वास्तव में नहीं जानता। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि जब हम निकले थे तो दवा बैग में थी, मैंने इसे स्वयं जांचा था। अंगरक्षक का चेहरा अब कोयले से भी अधिक गहरा हो गया था। जैसा कि अपेक्षित था, उनकी आजीविका चली गई। ये सुनकर लड़की का शरीर तुरंत अकड़ गया और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। ये तुम हो? ये सब तुम हो? तुमने मेरे दादाजी को मार डाला, तुम हत्यारे हो। बाहर निकलो, यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे दादाजी को कुछ हुआ तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाएं। लड़की ने अंगरक्षक की ओर उन्मादपूर्ण तरीके से इशारा किया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। अंगरक्षक ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और चुप रहा। उसका माथा पसीने से लथपथ था और उसकी पीठ पहले से ही भीग चुकी थी। वाह, यहाँ क्या हो रहा है? क्या आप नहीं बता सकते? ऐसा लगता है कि यह बॉडीगार्ड गैर जिम्मेदार था और बूढ़े आदमी के लिए जीवन रक्षक दवा नहीं लाया। अब बूढ़े आदमी को अचानक दौरा पड़ा है और उसे बचाने के लिए उसके पास कोई दवा नहीं है। धिक्कार है। वह किस तरह का अंगरक्षक है? ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह की निम्न स्तर की गलती करना मूल रूप से हत्या है। बिल्कुल, ये जीवन रक्षक दवा है। हटो, सब लोग एक तरफ हट जाओ। तभी एक शक्तिशाली आवाज़ ने भीड़ को बाधित कर दिया। तभी एक सादे कपड़े पहने युवक भीड़ को चीरता हुआ तेज कदमों से लड़की के सामने आ गया। मैं इस आदमी को बचा सकता हूँ। भीड़ की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच ये जियाओफान ने उस व्यक्ति को बचाने की अपनी क्षमता के बारे में बड़े आत्मविश्वास से बात की। लड़की ये जियाओफान की तरह दिख रही थी। बिखरे हुए बाल, पीले रंग की सफ़ेद शर्ट और पैचदार शॉर्ट्स। चाहे आप इसे कैसे भी काटें, वह एक भिखारी की तरह दिखता था। दफा हो जाओ। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो कहीं और चले जाओ। यहाँ परेशानी मत पैदा करो। ये जियाओफान ने उसे नज़रअंदाज किया और जारी रखा। मैंने कहा, मैं उसे बचा सकता हूँ। यदि आप नहीं चाहते कि वह मर जाए तो बेहतर होगा कि आप एक तरफ चले जाएं। ये सुनकर लड़की एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन वह जल्द ही संभल गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? कूड़े के कपड़े पहने हुए, और फिर भी तुम में ये कहने का साहस है कि तुम मेरे दादाजी को बचा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? बिल्कुल, एक भिखारी वह दवा के बारे में क्या जानता है? मुझे लगता है कि वह यहाँ सिर्फ पैसे का घोटाला करने आया है। इन दिनों भिखारियों के पास वास्तव में कोई निचली रेखा नहीं है। इस स्थिति में घोटाला करने का साहस करते हुए क्या उन्हें बिजली गिरने का डर नहीं लगता? मुझे लगता है कि इस भिखारी का पेंच शायद ढीला है। उसने कुछ डिवाइन डॉक्टर लघु नाटक देखे हैं और सोचता है कि वह एक चमत्कारी कार्यकर्ता है जो चेहरे पर थप्पड़ मारने वाले कुछ दृश्य करना चाहता है। ये वही है, यही है। ये डिवाइन डॉक्टर डिसेंड्स द माउंटेन लघु नाटक है। इसमें बिल्कुल यही कथानक है। कथानक के अनुसार आगे दिव्य डॉक्टर लड़की के साथ बहस करेगा, फिर बूढ़े आदमी को खून की खांसी होगी और डरी हुई लड़की दिव्य डॉक्टर को अंदर आने देने के लिए सहमत हो जाएगी। तभी एम्बुलेंस आती है और दिव्य डॉक्टर नर्सों के साथ बहस करता है ना? अरे भाई, तुमने भी देखा है? सभ्य आदमी, हाँ, वह लघु नाटक इतना लोकप्रिय है, बहुत से लोगों ने इसे देखा है। चलो भाई, बात करते रहो। अपने चारों ओर बढ़ती बेतुकी बातचीत को सुनकर ये जियाओफान पूरी तरह से चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शहर के लोग वास्तव में उसकी योजना की भविष्यवाणी कर सकते हैं, और उन्होंने इसका इतनी सजीवता से वर्णन किया। उसकी योजना के प्रत्येक चरण को ऐसे बताया जैसे कि वे उसके पेट में गोल कीड़े हों। क्या आप अभी भी अपने घटिया लघु नाटक का अभिनय जारी रखने की योजना बना रहे हैं? लड़की ने ये जियाओफान को भावहीन रूप से देखा। इस पागल की किसी भी हरकत के लिए सतर्क रही। उसे डर था कि वह अचानक हमला कर सकता है और किसी को चोट पहुंचा सकता है। ये जियाओफान को अविश्वसनीय रूप से निराशा महसूस हुई। इस योजना को तैयार करने के लिए उसने काफी समय तक अपना दिमाग खपाया था, लेकिन जैसे ही यह योजना शुरू हुई, इसका खुलासा हो गया। वीवू वीवू वीवू। उच्च प्राथमिकता वाले सायरन बजाते हुए कई एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची।
जल्दी जल्दी, ओल्ड मास्टर टैंक की पुरानी बीमारी भड़क गई है, खोने के लिए समय नहीं है। दर्शकों द्वारा साफ किए गए रास्ते पर मेडिकल स्टाफ तेजी से ओल्ड मास्टर टैंक की ओर चला गया। पहले से तैयार तेज अभिनय हृदय रक्षक गोलियां तुरंत ओल्ड मास्टर टैंक के मुंह में भर दी गईं। विभिन्न आपातकालीन उपकरणों को व्यवस्थित तरीके से तैनात किया गया था। इससे पहले कि भीड़ प्रतिक्रिया दे पाती, ओल्ड मास्टर टैंक जाग गया। भगवान का शुक्र है कि हमने इसे समय पर बना लिया। निर्देशक लियू ने अपने माथे से पसीना पोंछा। अन्य डॉक्टरों ने भी राहत की सांस ली। जियांगचेन के 6 प्रमुख परिवारों में से एक टैंक परिवार के मुखिया ओल्ड मास्टर टैंक उनके अस्पताल और उनके प्रदाता के एक प्रमुख शेयरधारक थे। उसके साथ कुछ भी नहीं होने दिया जा सकता। यह अद्भुत है। दादाजी, आप जाग रहे हैं। अपने दादाजी को जागते हुए देखकर लड़की ने भिखारी ये जियाओफान पर कोई ध्यान नहीं दिया और ओल्ड मास्टर टैंक की तरफ दौड़ पड़ी। अच्छी पोती, दादाजी ठीक हैं। बूढ़े मास्टर टैंक ने दयालु मुस्कान दी। ओल्ड मास्टर टैंक, आपका शरीर। बूढ़े मास्टर टैंक ने अपना हाथ लहराया। ठीक है, बस पुरानी समस्या है। चलो अस्पताल चलते हैं। ठीक है। ये जियाओफान की स्तब्ध निगाहों के नीचे ओल्ड मास्टर टैंक कई एम्बुलेंसों के सायरन के बीच और दूर चला गया। 6 अध्याय 6 लड़कियों को उठाना। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप होश में हैं? सफ़ेद कोट पहने एक आदमी ने ये जियाओफान को सावधानी से देखा। उसके पीछे कई युवा ताकतवर पुरुष भी सफ़ेद कोट पहने खड़े थे। उनके सभी कपड़ों पर एक ही शब्द छपा हुआ था, लेयू मेंटल हॉस्पिटल। निर्देशक यांग, इस आदमी के साथ शब्द क्यों बर्बाद करें? एक मानसिक रोगी के लिए जो समाज के लिए खतरा है, हमें उसे ले जाना चाहिए। ये सुनकर ये जियाओफान को अंततः स्थिति समझ में आ गई। दरअसल ये लोग उसे मरीज समझ रहे थे। ये वास्तव में गुवान यू के सामने तलवार लहराने या लूबान के दरवाजे पर बधाईगिरी कौशल दिखाने जैसा था, एक मास्टर को ये सिखाना कि उसे अपना काम कैसे करना है। ये सोचते हुए ये जियाओफान की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। उन्होंने अभी भी शहरी लोगों के चिकित्सा कौशल को अधिक महत्व दिया था। वह एक महान दिव्य चिकित्सक ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन नीम हकीमों के एक समूह द्वारा उसे बीमार कहा जाएगा। ये बेहूदगी की पराकाष्ठा थी। मैं बीमार नहीं हूँ, आपको गलत व्यक्ति मिल गया है, ये जियाओफान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मानसिक रोगी हमेशा कहते हैं कि वे बीमार नहीं हैं, डॉक्टरों में से एक ने ये जियाओफान को दया से देखते हुए कहा। निदेशक, मुझे लगता है कि यह व्यक्ति पहले से ही असाध्य रूप से बीमार है। आइए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का उपयोग करें। ये सही है निदेशक, आइए नवीनतम उपचार विधियों का उपयोग करें। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बीमार नहीं हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, क्या तुम मानव भाषण नहीं समझते हो? ये जियाओफान क्रोधित हो गया। सर, अभी हमारी बातचीत के आधार पर मुझे लगता है कि आपको आगे की जांच के लिए हमारे अस्पताल आने की जरूरत है। निर्देशक यांग के चेहरे पर अब भी मुस्कान थी और उन्होंने पूरे समय अपनी मुस्कुराती सेवा बरकरार रखी। कई वर्षों के अनुभव वाले एक मनोचिकित्सक विशेषज्ञ के रूप में निदेशक यांग के पास संचार का प्रचुर अनुभव था और वह रोगी के साथ बहुत धैर्यवान थे। मैंने कहा कि मैं बीमार नहीं हूँ। क्या तुम सभी नीम हकीम बहरे हो? ये जियाओफान हताशा में दहाड़ने लगा। ठीक है, दिव्य डॉक्टर, आप बीमार नहीं हैं, लेकिन आपको अभी भी हमारे साथ आना होगा। मेरे पास कुछ चिकित्सा मामले हैं जिन पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। मरीज की भावनात्मक बेचैनी को देखते हुए निदेशक यांग ने तुरंत अपना दृष्टिकोण बदल दिया। अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर यह युवक वास्तव में काफी बीमार था। वह गुमनाम कॉल झूठ नहीं बोल रही थी। यदि किसी सामान्य व्यक्ति को इस तरह की चीज का सामना करना पड़ता तो उन्होंने बहुत पहले ही पुलिस को बुला लिया होता। तो आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं? ठीक है, ये देखते हुए कि आपका रवैया इतना ईमानदार है, ये दिव्य डॉक्टर आपको कुछ संकेत देगा। आप कितना सीख सकते हैं यह आपके भाग्य पर निर्भर करेगा। ये सुनकर कि दूसरा पक्ष उनका मार्गदर्शन लेना चाहता है, ये जियाओफान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, एक वरिष्ठ गुरु की भावना को अपनाते हुए। दिव्य चिकित्सक, कृपया इस तरह, कृपया वाहन में बैठें। निर्देशक यांग ने मुस्कुराते हुए विनम्र भाव से निमंत्रण दिया। बहुत अच्छा। ये जियाओफान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और भीड़ की चकित निगाहों के बीच मानसिक अस्पताल के वाहन में चढ़ गया। भाई, क्या हम इसे कुछ ज्यादा दूर ले गए? भीड़ में से एक आदमी जो राहगीर जैसा लग रहा था ने झिझकते हुए पूछा। PSH, बच्चा स्वेच्छा से वाहन पर चढ़ गया। इसका हमसे क्या लेना देना है? यदि आप कुछ नहीं कहते हैं और मैं कुछ नहीं कहता हूं, तो दूसरी मिस के अलावा कौन जान पाएगा कि हमने ये किया है? ये सच है। उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, चलो दूसरी मिस को रिपोर्ट करने के लिए वापस चलें। दोनों अंगरक्षक दर्शकों के साथ घुल मिल गए और भीड़ तितर बितर होते ही स्वाभाविक रूप से चले गए। ये पता चला कि जब उसने भीड़ को इकट्ठा होते देखा और ये जियाओफान को आगे बढ़ते देखा, तो बाई जियांग ने इन 2 सादे कपड़े वाले अंगरक्षकों को भीड़ में मिला दिया। जब ये जियाओफान दिखावा करने की तैयारी कर रहा था, तो वे एक दूसरे के साथ खेले, एक दिव्य डॉक्टर के बारे में कुछ लघु नाटक की साजिश पर चर्चा की, भीड़ को सूक्ष्मता से प्रभावित किया और ये जियाओफान के प्रदर्शन को बाधित किया। उन एम्बुलेंसों और उसके बाद के मानसिक अस्पताल वाहन को भी बाई जियांग द्वारा बुलाया गया था। जब बाई जियांग ने कहा कि मुसीबत में पड़ा व्यक्ति टैंग परिवार का बूढ़ा मुखिया था, तो डिस्पैचर ने तुरंत टैंग परिवार के निजी अस्पताल को सूचित किया। परिणाम तत्काल थे। एक बार जब टैंक परिवार की निजी मेडिकल टीम ने कार्रवाई की, तो उन्होंने कुछ ही मिनटों में ओल्ड मास्टर टैंक को कोमा से बाहर निकाल दिया, जिससे ये जियाओफान को दिखावा करने का कोई मौका नहीं मिला। मानसिक अस्पताल की कॉल बस एक यादृच्छिक कॉल थी। मूल रूप से बाई जियांग केवल ये जियाओफान को घृणा करना चाहती थी, लेकिन उसने उस विशेषज्ञ से उम्मीद नहीं की थी जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बनकर आया था, जो केवल कुछ शब्दों के साथ ये जियाओफान को मानसिक अस्पताल में ले गया था। ये पूरी तरह से एक अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य था। हेलो सुंदरी, क्या मुझे आपकी संपर्क जानकारी मिल सकती है? बाई जियांग ने ऊपर देखा और लापरवाही से उस युवक की ओर देखा जो उस पर हमला करने आया था। नहीं, बाई जियांग के साथ बातचीत करने वाला ये 13वां व्यक्ति था। जिस क्षण से बाई जियांग ने इस कोल्ड ड्रिंक की दुकान में प्रवेश किया, लोग लगातार बातचीत करने के लिए आ रहे थे, एक रोमांटिक मुठभेड़ शुरू करने का प्रयास कर रहे थे। बाई जियांग पूरी तरह से असहाय थी, एक ऐसे चेहरे के साथ जो राष्ट्रों को नीचा दिखा सकता था, एक अंतर्निहित नायिका प्रभामंडल और प्राकृतिक सफेद बालों के बोनस के साथ उसका आकर्षण लगभग चरम पर था। डिंग, मेजबान ने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ये जियाओफान के मुख्य प्रारंभिक चरण के अवसर को नष्ट करने के लिए सफलतापूर्वक एक जाल बिछाया है।
ये जियाओफान ने 3000 नियति खो दी है, होस्ट ने 30,000 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, मेज़बान ने नियति के बच्चे ये जियाओफान को फंसाया, जिससे उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जियाओफान ने 1000 नियति खो दी है, होस्ट ने 10,000 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, मुख्य खोज सैबोटेज। ये जियाओफान की सार्वजनिक चिकित्सा प्रैक्टिस को पूरा करने के लिए मेज़बान को बधाई। पुरस्कार प्राप्त शून्य शरीर शोधन तकनीक। नई खोज के लिए इनाम सुनकर बाई जियायू की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। वह खेती के बारे में चिंतित थी, लेकिन खेती की कोई तकनीक नहीं थी। अब इस शून्य शरीर शोधन तकनीक के साथ तकनीक न होने का दोष अंततः हल हो गया। नमस्कार सुंदर शिक्षिका, क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ? एक डरपोक धीमी आवाज़ ने बाई जियायू को, जो अपने फ़ोन की ओर देख रही थी, वास्तविकता में वापस खींच लिया। बाई जियायू ने ऊपर देखा और उसकी नज़र एक छोटी सी लोली पर पड़ी, जो एनीमे के एक पात्र की तरह तैयार थी। शिक्षक, क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ? छोटी लोली ने बाई जियायू को अपना स्टाम्प संग्रह निमंत्रण जारी रखने का साहस जुटाया। ओह, बाई जियायू थोड़ा अवाक थी। इस बार बातचीत की शुरुआत करने वाली एक लोली थी, जिसने गलती से उसे एस बड़ी ईजी कॉस्प्ले शकल का कोई व्यक्ति समझ लिया था। मैं, बाई जियायू ने खुद की ओर इशारा किया। उसने मेकअप भी नहीं किया हुआ था, वह पूरी तरह नंगी थी। बेशक इसका मुख्य कारण यह था कि वह नहीं जानती थी कि मेकअप कैसे करना है, इसलिए वह केवल नंगे चेहरे ही जा सकती थी। क्या ये ठीक है टीचर? छोटी लोली ने बाई जियायू को लालसा से देखा। बाई जियायू ने अपना सिर हिलाया और निर्णायक रूप से इनकार कर दिया। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ। कोई फोटो नहीं। आपको परेशान करने के लिए खेद है बड़ी बहन। छोटी लोली ने तुरंत माफ़ी मांगी। बाई जियायू ने छोटी लोली की माफ़ी स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। इस अंतराल के समाप्त होने के कुछ ही समय बाद दो अंगरक्षक, जिन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया था, बाई जियायू के पास आए और धीरे से कहा, दूसरी मिस, आपके द्वारा सौंपा गया मामला संभाल लिया गया है। मम, बाई जियायू ने सिर हिलाया, अपना फ़ोन खोला और सीधे 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। प्राप्त धनराशि की अधिसूचना देखकर बाई जियायू के प्रति दोनों अंगरक्षकों का रवैया और अधिक सम्मानजनक हो गया। प्रत्येक को 50,000 पहले एक्स्ट्रा पर खर्च किए गए कुछ 100 को घटाने के बाद उन्होंने 40,000 से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया, जो सीधे तौर पर उनके 2.5 महीने के वेतन के बराबर था। बहुत बढ़िया। किसी को भी इस बारे में बोलने की इजाज़त नहीं है, समझे? चिंता मत करो दूसरी मिस, हम गारंटी देते हैं कि यह मामला हमारे पेट में सड़ जाएगा, किसी तीसरे व्यक्ति को कभी पता नहीं चलेगा। जहाँ तक आप जानते हैं, मुझे आज एक और मामला निपटाना है। चलिए। बाई जियायू को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी कि क्या ये दोनों अपना मुंह बंद रख सकते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कागज़ हमेशा के लिए आग में लिपट जाएगा, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि यह इतनी जल्दी सामान्य ज्ञान बन जाए। अब चूंकि ये जियाओफान मानसिक अस्पताल में था, वह कुछ समय तक परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा, इसलिए वह उसे अभी के लिए अलग रख सकती है। इस अंतर का लाभ उठाते हुए मूल मालिक और स्वयं के उद्धारकर्ता से मिलने जाने का ये बिल्कुल सही समय था। 7 अध्याय 7 चू जियाओरान। एक पुराने आवासीय क्षेत्र में हर बालकनी पर कपड़े सूखने के लिए लटकाए जाते थे। दीवारें समय के निशानों से ढकी हुई थीं। यह अनुमान लगाया गया था कि अगले 10 या इतने वर्षों में इस क्षेत्र को अपने सेवा जीवन के अंत तक पहुंचने के कारण एक खतरनाक इमारत के रूप में नामित किया जाएगा। जहां तक ये सवाल है कि क्या इसे ध्वस्त कर फिर से बनाया जाएगा, यह अज्ञात रहा। दूसरी मिस, वह मिस चू यहीं रहती है। बाई जियायू ने बिना किसी भावना के सिर हिलाया। रिकॉर्ड में पता यहाँ है, बिल्डिंग 5, कमरा 107। ये सबसे अंत में होना चाहिए। चलिए। बाई जियायू के बोलने के बाद दोनों अंगरक्षकों ने और कुछ नहीं कहा। वे फल और उपहारों के बड़े और छोटे बैग ले गए और बाई जियायू के पीछे पीछे अंदर चले गए। रिहायशी इलाके के मुख्य द्वार पर नजर रखने वाला एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन वह इस समय सो रहा था। गेट खुला था, इसलिए बाई जियायू और अन्य लोग सीधे अंदर चले गए। पड़ोस में टहल रही एक बुजुर्ग महिला से पूछने के बाद वे तीनों जल्द ही बिल्डिंग 5 पर पहुंचे। पैसे कहाँ हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इस घर में पैसे कहाँ हैं? खांसी, आप नहीं कहेंगे? ठीक है, मैं इसे स्वयं ढूंढ लूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसे नहीं ढूंढ सकता। वहाँ एक आदमी का कोसना, एक औरत की खांसना और चीज़ों के इधर उधर जाने और खड़खड़ाने की आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ें तेज़ नहीं थीं, लेकिन अपनी बढ़ी हुई सुनने की क्षमता के कारण बाई जियायू ने उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। वे बिल्कुल सही समय पर आए थे। उसने चू जियाओरान के जुए के आदि पिता के परिवार से पैसे मांगने के नाटक में भाग लेने की उम्मीद नहीं की थी। शोर सुनकर बाई जियायू ने अपनी गति तेज कर दी। जैसे जैसे वे करीब आए, दोनों अंगरक्षकों को भी चीज़ों के तोड़े जाने जैसी आवाज़ें सुनाई दीं। खटखटाओ, कौन अंधा मूर्ख मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? क्या तुम मरना चाहते हो? जैसे ही उन्होंने खटखटाया, तुरंत कमरे के अंदर से एक आदमी की धमकी की आवाज़ आई। हे, बाई जियायू धीरे से मुस्कुराए और कुछ कदम पीछे हट गई। तुम दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाओ। हाँ, दूसरी मिस की आज्ञा सुनकर दोनों अंगरक्षकों ने अपने हाथों में रखी चीजें नीचे रख दी, 2 बड़े कदम आगे बढ़ाए और धमाका बहुत अधिक जोरदार दस्तक की आवाज़ आई। देखने से लगता है कि वे दरवाज़ा भी तोड़ रहे होंगे। ऐसी जोरदार दस्तक सुनकर वह आदमी जो संदूकों और अलमारियों को खंगाल रहा था, तुरंत मुरझा गया। अरे लड़की, बाहर के लोगों से बाद में निपटना। यह मत कहना कि मैं घर पर हूँ। अगर तुमने मुझे पता चलने दिया तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहने के बाद वह आदमी तुरंत बिस्तर के नीचे रेंग कर छिप गया। खांसी। बिस्तर पर लेटी महिला ने झट से अपनी बेटी को खींच लिया, जो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी। जियाओरन, जल्दी करो और छिप जाओ। मैं बाहर उन लोगों से निपट लूंगा। माँ, चू जियाओरान की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। मैं ठीक हूँ, अच्छे से छिप जाओ और तुम जो भी करो उन्हें तुम्हें ढूंढने मत देना। माँ, बस वे लोग केवल पैसे के पीछे हैं। वे मेरे जैसी बूढ़ी औरत के साथ कुछ नहीं करेंगे। जल्दी करो और छुप जाओ। माँ चू का चेहरा गंभीर था, उसकी बहुत थोड़ी जुरीदार थी। मैं समझता हूँ माँ। अपनी माँ को क्रोधित देखकर चू जियाओरान जल्दी से सहमत हो गया और छिपने के लिए कमरे में भाग गया। मैं आ रहा हूँ, खटखटाना बंद करो। माँ चू ने जोर से वापस बुलाया। करीब 3 मिनट बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला। चू जियोन घर पर नहीं है, तुम्हें वापस जाना चाहिए।
माचू ने सोचा कि यह फिर से कर्ज लेने वाले हैं। ये कहने के बाद कि चूजियोंग घर पर नहीं है, वह एक तरफ खड़ी हो गई और इन दोनों के अंदर आने और तलाशी लेने का इंतजार करने लगी। मैम, आपने गलत समझा, हम कर्ज वसूलने वाले नहीं हैं। अंगरक्षक जियोली समझाने के लिए जल्दी से बोला, कर्ज वसूलने वाले नहीं, फिर तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? माचू अचानक भ्रमित हो गई। बाई जियायूं तेजी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए समझाया, आंटी, मेरा नाम बाई जियायूं है। मैं चू जियाओरान के ही स्कूल से हूँ। 6 दिन पहले जियाओरान ने मुझे बचाया था, इसलिए मैं आज विशेष रूप से उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाई जियायू की व्याख्या सुनने के बाद माचू को तुरंत याद आ गया। इस बात का जिक्र उनकी बेटी ने 3 दिन पहले किया था। स्कूल ने उसे वीरता पुरस्कार और 5,000 युआन भी दिए थे। जिस लड़की को उसने बचाया उसके माता पिता ने भी धन्यवाद शुल्क के रूप में 1 लाख युआन दिए थे। हालांकि उन्होंने चू जियोन को इस बारे में नहीं बताया था। तो तुम वह लड़की हो? आओ, जल्दी से अंदर आओ, बाहर खड़ा रहना ठीक नहीं होगा। ये जानकर कि आगंतुक कर्ज वसूलने वाले नहीं थे, मदर चू की तनी हुई भौहें काफी हद तक शांत हो गईं। ये देखकर कि उसके सामने वाली लड़की कितनी सुंदर थी, माचू कुछ और बार देखने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन बाई जियायू की सफेद पलकों को देखकर और बाई जियायू के खराब स्वास्थ्य के बारे में अपनी बेटी के शब्दों को याद करके माचू मदद नहीं कर सकी, लेकिन उनके दिल में दुख की भावना महसूस हुई। प्राचीन काल से ही सुंदरियों को अक्सर दुर्भाग्यशाली माना जाता रहा है। इतनी अच्छी लड़की, कितने अफसोस की बात है। वैसे आंटी, मैंने अभी अभी घर में चीज़ों के टूटने की आवाज़ सुनी और सोचा कि कुछ हुआ है, इसीलिए मैंने बॉडीगार्ड्स को इतनी जोर से खटखटाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस घर में एक छोटा सा झगड़ा था, इसे पहले ही संभाल लिया गया है। माचू ने तुरंत समझाया, वह परिवार के गंदे कपड़ों को हवा में नहीं दिखाना चाहती थी। तो यह ऐसा ही है, मुझे लगा कि कोई बुरा व्यक्ति आपके घर में घुस आया है। आंटी, यह मेरी गलती है कि मैंने आपको स्पष्ट नहीं किया और आपको परेशान नहीं किया। बाई जियायू सहमति में मुस्कुराए। माचू ने भी एक अजीब सी मुस्कान दी, फिर तुरंत विषय बदल दिया और चू जियाओरान के कमरे की ओर बुलाया। जियाओरान, तुम्हारे स्कूल का एक सहपाठी यहाँ तुमसे मिलने आया है। माचू की बातें सुनकर चू जियोंग, जो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था, चू शियाओरन के सामने रेंगकर कमरे से बाहर चला गया। जियाओरान का सहपाठी। बाई जियायू के अद्वितीय चेहरे को देखकर चू जियोंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। लेकिन घर में 2 मजबूत लोगों को देखकर चू जियोंग तुरंत फिर से बाहर निकल गया। हालांकि वह इस महिला की पृष्ठभूमि नहीं जानता था, लेकिन जो कोई भी बाहर जाते समय 2 अंगरक्षक लेकर आता था, वह स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति था जिसे वह भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। एक सहपाठी। चू जियाओरान कुछ भ्रम के साथ कमरे से बाहर चला गया। बड़ी बाई, ये तुम क्यों हो? बाई जियायू को देखकर चू जियाओरान उत्साह से दौड़ पड़ा। जियांगचेंग विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त नंबर 1 कैंपस सुंदरी, अर्थशास्त्र विभाग की प्रतिभाशाली अमान्य जियांगचेंग बाई परिवार की दूसरी मिस। चू शियाओरन ने इस कैंपस ब्यूटी बाई के बारे में अपने रूममेट्स और सहपाठियों से 1 से अधिक बार अफवाहें सुनी थीं। 6 दिन पहले चू जियाओरान ने एक डूबती हुई लड़की को बचाया था। हालांकि उस समय चू जियाओरान को यह नहीं पता था कि जिस डूबती हुई लड़की को उसने बचाया था वह बाई जियायू थी। 3 दिन पहले स्कूल के प्रशस्ति समारोह के बाद ही उसे पता चला कि जिस सफेद बालों वाली लड़की को उसने बचाया था वह वास्तव में जियांगचेंग विश्वविद्यालय की नंबर 1 सुंदरी थी। इस वजह से वह तुरंत कैंपस फोरम पर शीर्ष विषय बन गईं। ऐसे जुनूनी प्रशंसक भी थे जिन्होंने उन पर कैंपस ब्यूटी बाई के साथ स्वतंत्रता लेने का आरोप लगाया और टिप्पणी अनुभाग में लगातार रोते हुए इमोजी पोस्ट किए। जबकि उन लोगों ने जो कहा वह झूठ नहीं था, उसने एक जान बचाने के लिए ऐसा किया था, शारीरिक संपर्क अपरिहार्य था। फिर भी कैंपस ब्यूटी बाई के होंठ सचमुच बहुत नर्म थे। क्या मैं नहीं आ सकती? बाई जियायू थोड़ा मुस्कुराए। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था सीनियर, मेरा मतलब ये था सीनियर, आपका शरीर इतना कमजोर है, मेरे लिए इतनी दूर आने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बारे में बाई जियायू ने एक उज्ज्वल मुस्कान दी और जारी रखा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन 5 दिनों तक सोने के बाद मेरे शरीर ने चमत्कारिक रूप से अपना स्वास्थ्य ठीक कर लिया। सचमुच यह अद्भुत है। चू जियाओरान ने उत्साह से बाई जियायू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी त्वचा गुलाबी रंगत के साथ गोरी थी और उसका रंग उत्कृष्ट था, वह जरा भी बीमार नहीं लग रही थी। उसके रंग को देखते हुए बाई जियायू वास्तव में ठीक थी, लेकिन वह मृत्यु से पहले अंतिम चमक की संभावना से इनकार नहीं कर सकी। हालांकि बाई परिवार इतना धनी था, यदि उन्होंने बाई जियायू को बाहर आने की अनुमति दी तो इसका मतलब यह था कि इसके अंतिम उछाल की संभावना बेहद कम थी। बाई जियायू के साथ वास्तव में एक चिकित्सीय चमत्कार हुआ था। ऐसी चीजें दुर्लभ थीं, लेकिन मिसाल के बिना नहीं। इसके बाद बाई जियायू और चू जियाओरान ने कुछ देर तक बातचीत की। अपना आभार व्यक्त करने और संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद उसने छुट्टी ले ली। मूल रूप से उन उपहारों के अलावा बाई जियायू ने चू जियाओरान को इनाम के रूप में 5 लाख युआन देने की योजना बनाई थी, लेकिन चू जियाओरान के जुए के आदि एक सस्ते पिता के मौजूद होने के कारण पैसा देने पर बस छीन लिया जाएगा, जो बिना कुछ लिए देने के समान ही अच्छा था। इस वजह से बाई जियायू ने पैसे देने के विचार को अस्थायी रूप से खारिज कर दिया। उसने बाद में निजी तौर पर चू जियाओरान को पैसे हस्तांतरित करने का एक अवसर खोजने की योजना बनाई, ताकि पैसे की कमी के कारण उसे ये जियाओफान के साथ शामिल होने से रोका जा सके। 5 लाख युआन चू जियाओरान को एक छोटे साथी के रूप में उसके पीछे चलने के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे। केवल अगर चू जियाओरान ने उसका अनुसरण किया तो ये जियाओफान को शोषण करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। 8 अध्याय 8 स्वीकारोक्ति। रात के सन्नाटे में जबकि 10,000 घरों की बत्तियां बुझ गई थीं, एक निश्चित विला की छत पर एक आश्चर्यजनक छाया खड़ी थी। वह पूर्णिमा की रात थी, जिसमें बादल रहित आकाश था और उज्ज्वल स्पष्ट चांदनी स्वतंत्र रूप से बिखर रही थी। अवसर को चूकना नहीं चाहिए। आज रात मैं देखूंगा कि इस चंद्र शक्ति का वास्तव में क्या विशेष उपयोग है। बाई जियायू ने खुद से बड़बड़ाते हुए एक एकांत जगह ढूंढी, एक कंबल बिछाया और जमीन पर बैठ गई। चांदनी एक विशेष प्रकार के आकर्षण के तहत बाई जियायू की ओर पानी की तरह बहती थी। दुर्भाग्य से बाई जियायू का सर्वोच्च यीनोत्तम शरीर अभी तक जागृत नहीं हुआ था, इसलिए चंद्र शक्ति का उसका अवशोषण सीमित था। वह केवल एक छोटे से हिस्से को अवशोषित करने के लिए वॉइड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक पर भरोसा कर सकती थी।
वह देर रात तक अभ्यास करती रही और एक बार जब उसे लगा कि साधना अब प्रभावी नहीं रही तो बाई जियायू निर्णायक रूप से अपनी ध्यान अवस्था से हट गई। क्यूई शोधन स्तर 3। कुछ घंटों की साधना के बाद बाई जियायू ने अपने दायरे के एक स्तर को सफलतापूर्वक पार कर लिया। क्यूई रिफाइनिंग चरण में 13 स्तर हैं और मैंने अभी केवल एक अंश के साथ शुरुआत की है। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी और अधिक खलनायक अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। बाई जियायू ने अपना सिर हिलाया, कंबल पैक किया और जिस तरह से आई थी उसी तरह अपने शयन कक्ष में लौट गई। रात खामोशी में बीत गई। अगले दिन दोपहर के समय बाई जियायू तब तक सोती रही जब तक कि वह स्वाभाविक रूप से जाग नहीं गई। धीरे धीरे बिस्तर से बाहर निकली। चूंकि वह कल यूनिवर्सिटी टाउन के पास विला में लौट आई थी, वह घर पर अकेली थी। जागते ही बाई जियायू ने जो पहला काम किया वह था ऑर्डर टेकआउट। आदेश देने के बाद बाई जियायू ने नई तैयारी करना शुरू कर दिया। उनकी वर्तमान पहचान कॉलेज में एक जूनियर के रूप में थी। उसे अभी भी बिना किसी परवाह के स्कूल जाना था। सिस्टम मॉल खोलें और अर्थशास्त्र से संबंधित कौशल की जांच करें। अर्थशास्त्र में महारत 10,000 खलनायक अंक। स्टॉक ट्रेडिंग महारत 20,000 खलनायक अंक। भगवान स्तरीय स्टॉक ट्रेडिंग 80,000 खलनायक अंक। ईश्वर स्तरीय व्यवसाय प्रबंधन 50,000 खलनायक अंक। ईश्वर स्तरीय व्यावसायिक अंतर्ज्ञान 50,000 खलनायक अंक। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम अर्थशास्त्र में निपुणता खरीदो। क्रय अर्थशास्त्र में महारत के लिए 10,000 खलनायक अंक की आवश्यकता होती है। क्या मेजबान खरीदारी की पुष्टि करता है? खरीदें। डिंग 10,000 खलनायक अंक काटे गए। मेजबान अर्थशास्त्र में महारत हासिल करने पर बधाई। जैसे ही खलनायक अंक काटे गए, अर्थशास्त्र से संबंधित ज्ञान का भंडार तुरंत बाई जियायू के दिमाग में भर गया। वह, जो पहले अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानती थी, एक पल में अर्थशास्त्र विशेषज्ञ बन गई। अब शिक्षकों के साथ व्यवहार करना तो दूर, वह अर्थशास्त्र की प्रोफेसर बनने के लिए भी काफी योग्य थी। शायद मुझे एक कंपनी शुरू करनी चाहिए। इस तरह अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो भी मेरे पास एक सही बहाना होगा। बाई जियायू ने मन ही मन सोचा। चूंकि सिस्टम ने उसे 10 बिलियन दिए थे, कंपनी शुरू करने से किसी भी प्रकार की वित्तीय समस्या नहीं हुई। इसके अलावा उसे पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। एक कंपनी खोलना नियति के बच्चे से निपटने के लिए अधीनस्थों की भर्ती करने का एक शानदार तरीका होगा। ऐसा लगता है कि उपयोग के लिए किसी के उपलब्ध न होने की वर्तमान समस्या को हल करने के लिए एक कंपनी शुरू करना जल्द से जल्द एजेंडे में रखा जाना चाहिए। मैं चू जियाओफान को कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में काम करने दूंगा और सारी नियुक्तियां उस पर छोड़ दूंगा ताकि उसे ये जियाओफान के संपर्क में आने से बचाया जा सके। डिंग नियति का बच्चा, ये जियाओफान फिर से बिजली की चपेट में आ गया और कोमा में चला गया। ये जियाओफान ने 3,000 नियति खो दी। मेजबान को 30,000 खलनायक अंक प्राप्त होते हैं। सिस्टम घोषणा सुनकर बाई जियायू ने तुरंत अपने खलनायक बिंदुओं की जांच की। भगवान, एक झपकी के बाद उसके खलनायक अंक और 60,000 बढ़ गए थे। कल के पहले बिजली के झटके से मिले 50,000 को मिलाकर अब उसके पास कुल 1,10,000 खलनायक अंक थे। प्रभावशाली, जैसा कि बिजली के भगवान से अपेक्षा की गई थी, उसके पास वास्तव में भाग्य के बच्चे से निपटने का एक तरीका है। मौका आने पर ऐसी प्रतिभा को अपने अधीन लाना चाहिए ताकि नायक का ठीक से मनोरंजन किया जा सके। दोपहर में स्कूल में एक दूध वाली चाय की दुकान में बाई जियायू अपने हाथों को क्रॉस करके बैठी थी। चू जियाओरान को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। जियाओरान, आपने इस पर क्या विचार किया है? वरिष्ठ, क्या आप सचमुच मुझे अपने सचिव के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं? चू जियाओरान ने अविश्वास से पूछा। बेशक, लेकिन आपको कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि बनने के लिए भी सहमत होना होगा। बाई जियायू ने शांति से अपनी अतिरिक्त आवश्यकता बताते हुए बेहद खूबसूरत मुस्कान दी। मासिक वेतन 10,000 है, भविष्य में और बढ़ोतरी होगी। कानूनी प्रतिनिधि होने के लिए मैं आपको अतिरिक्त 10 लाख दूंगा। कैसा रहेगा? वरिष्ठ, मैं सहमत हूँ। सीनियर बाई को इस तरह से मदद करते देख चू जियाओरान तुरंत सहमत हो गया। हालांकि वह व्यवसाय प्रबंधन की छात्रा नहीं थी, फिर भी वह अपने वरिष्ठ के लिए सीखने को तैयार थी। एक योग्य सचिव बनने के लिए वह निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेगी। अच्छा, फिर थोड़ी देर में हम कंपनी रजिस्टर करा देंगे। तुम्हें अब ये पार्ट टाइम नौकरियां नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ सीनियर, मैं थोड़ी देर में उन बॉसों से बात करूंगा। बाई जियायू के प्रस्ताव पर सहमत होने के बाद चू जियाओरान ने तुरंत व्यक्त किया कि वह तुरंत अपनी अंशकालिक नौकरियां छोड़ सकती है। मम्मा, बाई जियायू ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ने की कोई जल्दी नहीं है। कंपनी को आधिकारिक तौर पर परिचालन शुरू करने में अभी भी कुछ समय लगेगा। इस दुनिया में किसी कंपनी का पंजीकरण करना बहुत तेज था। जब तक सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, यह मूल रूप से 10 मिनट में किया जा सकता था। समस्या स्थान चुनने और लोगों को काम पर रखने में थी। निस्संदेह वह इन दो चीजों के लिए पूरी तरह से अपनी बड़ी बहन बाई शुतोंग से मदद मांग सकती थी। बाई शुतोंग बाई समूह के अध्यक्ष और जियांगचेंग के 4 खूबसूरत सीईओ में से एक थे। ये कार्य उसके लिए बस एक शब्द का विषय थे। उसकी बहन बाई शुतोंग के बारे में बात करते हुए किसी को किन्यू नाम के एक लड़के का जिक्र करना पड़ा। किन्यू राजधानी में किन परिवार से आया था? वह जियांगचेंग में नंबर 1 सिम था और लगभग 2.5 साल से बाई शुतोंग के लिए सिम कर रहा था। रुको, ये व्यक्ति खलनायक लगता है। किन्यू के बारे में बात करते हुए बाई जियायू को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। सिस्टम, क्या नियति का कोई बच्चा अभी तक बाई शुतोंग के आसपास प्रकट हुआ है? इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। कृपया स्वयं अन्वेषण करें, मेजबान। धिक्कार है। सिस्टम का उत्तर सुनकर बाई जियायू ने तुरंत सामान्य स्थिति का अनुमान लगाया। नियति का एक बच्चा संभवतः बाई शुतोंग के आसपास पहले ही प्रकट हो चुका था और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि नियति का ये बच्चा बाई समूह में सुरक्षा गार्ड बन गया था। ठीक है, हम बहुपंक्ति युद्ध खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुझे बाई शुतोंग से अवश्य मिलना चाहिए। सामान्यतया नियति के बच्चे जो सुरक्षा गार्ड बनना पसंद करते थे वे मूल रूप से कई प्रकार के होते थे। असुर, सैनिक राजा, यम या दिव्य चिकित्सक। अब जब दिव्य चिकित्सक मानसिक अस्पताल में थे तो उन्होंने असुर, सैनिक राजा और यम जैसे युद्ध भारी प्रकारों को छोड़ दिया। दैवीय डॉक्टर की तुलना में नियति के इस प्रकार के बच्चों ने मार्शल फोर्स पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में वे मूल रूप से ग्रैंड मास्टर स्तर के थे और अपने स्तर से ऊपर के दुश्मनों को भी मार सकते थे।
सिस्टम, मेरी वर्तमान ताकत मार्शल कलाकारों के बीच किस क्षेत्र से मेल खाती है? नियति के बच्चे की भयानक ताकत के बारे में सोचते हुए बाई जियायू ने जल्दी से सिस्टम से पूछा। मेजबान वर्तमान में क्यूई रिफाइनिंग के तीसरे स्तर पर है, जो मार्शल कलाकारों के बीच मध्य ग्रैंड मास्टर चरण के शिखर के बराबर है। हालांकि मेजबान का संविधान विशेष है और वॉइड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक के साथ आपकी वास्तविक युद्ध शक्ति एक महान ग्रैंड मास्टर के बराबर है। यदि स्टार शैटरिंग फिंगर का उपयोग किया जाता है तो एक गॉड रियल मार्शल आर्टिस्ट को भी मारा जा सकता है। बेशक, यदि मेजबान सभी खलनायक बिंदुओं को खेती में परिवर्तित करता है तो आप जल्दी से अपनी खेती को क्यूई रिफाइनिंग के 7वें स्तर तक बढ़ा सकते हैं। उस समय एक महान ग्रैंड मास्टर को मारना एक कुत्ते को मारने के समान होगा, और यदि कोई ईश्वर क्षेत्र विशेषज्ञ भी आता है तो उन्हें घुटने टेक कर कॉन्क्वेस्ट गाना होगा। तब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। सिस्टम का जवाब सुनकर बाई जियायू राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसे नियति के बच्चे को हरा पाने में असमर्थ होने के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यदि बाकी सब विफल हो गया तो वह केवल खेती के लिए खलनायक अंक का आदान प्रदान कर सकती थी। जैसा कि एक वरिष्ठ ने एक बार कहा था, अन्य लोगों की खेती अभ्यास पर निर्भर करती है और खोखली और अस्थिर होती है, जबकि मेरी खेती प्रणाली पर निर्भर करती है। अंतर एक नज़र में स्पष्ट है। ये सोचकर बाई जियायू ने अपने विचार वापस ले लिए और योजना के अनुसार आगे बढ़ने का इरादा किया। जियाओरान, अब समय आ गया है, चलो कंपनी पंजीकृत करें। ठीक है सीनियर, बाई जियायू के बोलने के साथ चू जियाओरान ने स्वाभाविक रूप से उसे बिना शर्त समर्थन दिया। जैसे ही दोनों दूध वाली चाय की दुकान से बाहर निकले, उन्होंने दूर पर लोगों की भीड़ जमा देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबूलनामा कर रहा हो। वरिष्ठ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वहां कबूल कर रहा है। चू जियाओरान की आंखों की रोशनी देखकर बाई जियायू ने एक सौम्य मुस्कान दी। तो चलिए देखते हैं, ये वैसे भी हमारे रास्ते में है। निस्संदेह इसका मुख्य कारण ये था कि बाई जियायू स्वयं मनोरंजन देखना चाहती थी। आखिरकार बाई जियायू ने अपने पिछले जीवन में कभी भी व्यक्तिगत रूप से स्वीकारोक्ति दृश्य नहीं देखा था। अब जब उसके पास मौका और समय था और इससे उसके व्यवसाय में देरी नहीं होगी तो क्यों नहीं। तुम चमकदार सूरज हो और मैं सूरज का पीछा करने वाला कुफो हूँ। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, मेरा दिल तुम्हारा है। झांग जेहान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी प्रेमिका बनो। लिन फैन ने ईमानदारी से एक घुटने पर बैठकर एक गुलाब का फूल उठाया। ये पहले से ही 99वां कबूलनामा है। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि क्या क्लास ब्यूटी झांग इस बार सहमत होगी। मुझे इस पर संदेह है। क्लास ब्यूटी झांग एक प्रसिद्ध शांत सुंदरी है। उसने यंग मास्टर टैंक की खोज को भी अस्वीकार कर दिया था, तो वह एक गरीब हारे हुए व्यक्ति को क्यों स्वीकार करेगी। इस आदमी की चमड़ी काफी मोटी है। 98 बार अस्वीकार किए जाने के बाद भी सरल बने रहना वास्तव में अविश्वसनीय है। शायद क्लास ब्यूटी झांग इस बार सहमत होंगी। असंभव, लिन फैन जैसा गरीब हारा हुआ व्यक्ति क्लास ब्यूटी झांग का पक्ष कैसे जीत सकता है। मुझे यकीन है कि इस बार भी परिणाम पहले जैसा ही होगा, एक असफल स्वीकारोक्ति। हा 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 हा, आज का कार्यक्रम जोकर देखना। भाई तुम सचमुच प्रतिभाशाली हो। हा 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 हा। .9 अध्याय 9 मैंने कबूल कर लिया। हफ हफ, लिन फैन हवा के लिए हॉन्फ रहा था। ये कहाँ है। लिन फैन ने कुछ परिचित मंजिल को अचंभे से देखा। तभी उसके आसपास से शोर और कठोर आवाजें उसके कानों तक पहुंची। जैसा कि अपेक्षित था, लिन फैन ने अपना स्वीकारोक्ति भाषण फिर से बदल दिया। 99 बार, और हर बार उसने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। ये लिन फैन के लिए कठिन रहा होगा। एक साधारण व्यक्ति होता है, अंत तक सरल बने रहने से आपके पास कुछ नहीं बचता। हा हा हा। क्लास ब्यूटी झांग एक प्रसिद्ध आइस क्वीन है। उसने यंग मास्टर टैंक की खोज को भी अस्वीकार कर दिया था, तो वह एक गरीब हारे हुए व्यक्ति की स्वीकारोक्ति को क्यों स्वीकार करेगी। ... इन असहनीय शब्दों को सुनकर लिन फैन की लंबे समय से दबी हुई यादें अचानक स्पष्ट हो गईं। उसका पुनर्जन्म हुआ था। झांग जेहान के सामने अपने 99वें कबूलनामे के क्षण में उसका पुनर्जन्म हुआ था। हा हा हा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा वास्तव में पुनर्जन्म हुआ है। लिन फैन अंदर से बहुत खुश था। उसके पिछले जीवन में ये स्वीकारोक्ति वास्तव में सफल रही थी, लेकिन वह खुशी की ओर नहीं चला, इसके बजाय वह नरक में गिर गया। सतह पर झांग जेहान विदेशी भाषा विभाग की एक अलग श्रेणी की सुंदरी थी, लेकिन वास्तव में वह तान परिवार के युवा मास्टर की खेलने की वस्तु थी। और वह लिन फैन उनके नाटक का एक हिस्सा मात्र था। उन्होंने झांग जेहान को जो उपहार दिए वे सभी उनके खेल के लिए सहारा बन गए। अपने पिछले जीवन में उन्हें पूरे 2 साल तक धोखा दिया गया, जब तक कि एक दिन उनका सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसे वह भोजन वितरण के लिए इस्तेमाल करते थे, चोरी हो गया। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह जल्दी ही अपने किराए के कमरे में लौट आया, तभी गलती से उनके चक्कर में पड़ गया। उस समय क्रोध से अभिभूत होकर वह अपनी मुट्ठियां मारते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वह लड़ाई हार गया और उन दोनों द्वारा घंटों तक अपमानित किया गया। उन दोनों के खत्म होने और चले जाने के बाद ही वह दुख की उस जगह को अचंभे में छोड़ सका। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि जब वह सड़क पार कर रहा था तो एक सामने से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। वह बेहोशी की हालत में था, उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। वह उड़कर पास के कूड़ेदान में जा गिरा और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। जब वह दोबारा जागा तो वह अपनी 99वीं स्वीकारोक्ति के क्षण में वापस आ गया था। उसे ऐसी घृणा महसूस हुई। इस जीवन में वह अपने भाग्य को फिर से लिखेगा। वह सब कुछ वापस ले लेगा जो उसका था, और उन सभी को कीमत चुकानी पड़ेगी जिन्होंने उसे परेशान किया था। लिन फैन, ये देखकर कि तुम कितनी ईमानदार हो, मैं अनिच्छा से तुम्हारी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हो जाऊंगी। जैसे ही वह बोल रही थी, झांग जेहान ने लिन फैन की पकड़ से गुलाब लेने के इरादे से अपना पतला हाथ बढ़ाया। जैसे ही झांग जेहान फूलों को छूने वाला था, लिन फैन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, सीधे खड़े हो गए और झांग जेहान की ओर उदासीनता से देखा, जो अभी भी फूल प्राप्त करने का इशारा कर रहा था। लिन फैन, इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि जेहान तुम्हें हमेशा के लिए नजरअंदाज कर देगा? झांग जेहान का सबसे अच्छा दोस्त क्रोधित होकर आगे बढ़ा। लिन फैन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को चंचल नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसके पिछले जीवन में जिस कारण से उसे धोखा दिया गया था, वह इस महिला से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। यदि उसने उस बदमाश जोड़े की सुरक्षा नहीं की होती तो उसे इतने लंबे समय तक अंधेरे में नहीं रखा जाता।
उस पल में झांग जिहान ने अपना अलग व्यक्तित्व वापस पा लिया। लिन फैन, इससे आपका क्या मतलब है? क्या आप अब और कबूल करने की योजना नहीं बना रहे हैं? लिन फैन के मुंह के कोने मुड़ गए और उसने ठंडे स्वर में कहा, झांग जिहान, यह मत सोचो कि तांग वेई के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता। ये सुनकर झांग जिहान का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी अपनी ठंडी अभिव्यक्ति बरकरार रखी। लिन फैन, इससे आपका क्या मतलब है? यदि आप कबूल नहीं करना चाहते हैं तो न करें। इसका यंग मास्टर टैंग से क्या लेना देना है? अगर तुम बकवास करते रहोगे तो सावधान हो जाओ, नहीं तो मैं तुमसे कभी दोबारा बात नहीं करूंगा। लिन फैन ने व्यंग्य किया और उसका मजाक उड़ाया। झांग जिहान, तुम क्या सोचती हो कि तुम कौन हो? विदेशी भाषा विभाग से बस एक मामूली क्लास ब्यूटी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं, लिन फैन, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? बिल्कुल नहीं। क्या इस बच्चे का दिमाग खराब है? आखिरकार वह क्लास ब्यूटी झांग को पाने में कामयाब रहा, लेकिन फिर वह कहता है कि वह उसके लिए अच्छी नहीं है। कितना मूर्ख है। मुझे इस तरह के मोड़ की उम्मीद नहीं थी। मैं बस इतना कह सकता हूँ, बहुत बढ़िया। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई दिन आएगा जब क्लास ब्यूटी झांग को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ये वास्तव में आंखें खोलने वाला है। क्या इस लिन फैन बच्चे को क्लास ब्यूटी झांग के प्रति कोई शिकायत हो सकती है? केवल एक बार उसे अस्वीकार करने के लिए उसने 99 बार अपना अपराध स्वीकार किया। क्या ये बच्चा पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है? मिलना मुश्किल है। भाई, मुझे लगता है आप उसे ज्यादा आंक रहे हैं। मेरी राय में लिन फैन में शायद कुछ अजीब आकर्षण है। जितना अधिक क्लास ब्यूटी झांग ने उसे अस्वीकार किया, उतना ही उसे यह पसंद आया। अब जब उसने स्वीकारोक्ति स्वीकार कर ली है तो वह वास्तव में नाखुश है। ... उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिन फैन, मैं, झांग जिहान, देखना चाहता हूं कि आप जियांगचेंग में किसे ढूंढ सकते हैं जो मुझसे बेहतर है। झांग जिहान गुस्से से हंसा। यदि यंग मास्टर टैंग लिन फैन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था तो उसे इतनी बार उसका उत्पीड़न नहीं सहना पड़ता। लिन फैन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। उसने नजर घुमाई और वास्तव में कैंपस ब्यूटी बाई को देखा, जो जियांगचेंग विश्वविद्यालय की निर्विवाद नंबर 1 सुंदरी थी। कैंपस ब्यूटी बाई के अलावा एक और शीर्ष स्तरीय सुंदरी थी जो थोड़ी कम तेजस्वी थी, नवताजपोशी नवोदित सुंदरी, कैंपस ब्यूटी चू। शैतान की बात। झांग जिहान, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे, लिन फैन, तुम्हारी जरूरत नहीं है। लिन फैन को अचानक एक उज्ज्वल विचार आया। मुस्कुराहट के साथ वह दो लड़कियों, बाय और चू की ओर एक आकर्षक कदम बढ़ा, जो अभी अभी एक दूध वाली चाय की दुकान से निकली थी। नियति की संतान लिन फैन ने पता लगाया। लिन फैन की जानकारी। नाम, लिन फैन, पुनर्जन्मकर्ता, सिस्टम मालिक। लिंग, पुरुष। उम्र, 19। युद्ध शक्ति, अनारक्षित, औसत स्वस्थ पुरुष से बहुत खराब। गुड, कोई नहीं। धोखा, भावना संग्रह प्रणाली सक्रियण शर्तें पूरी नहीं हुई। भाग्य, 29,000। सिस्टम को सफलतापूर्वक बाइंडिंग के बाद 10 गुना बढ़ जाएगा। भाग्य स्तर, सफेद अनंतिम। ... कोष्टक। संक्षिप्त। सिस्टम, क्या ये लिन फैन अभी भी नियति का अधूरा बच्चा है? मेजबान ने सही अनुमान लगाया। ये लिन फैन वर्तमान में एक अधूरा उत्पाद है। सिस्टम, क्या लिन फैन को नियति के सच्चे बच्चे के रूप में विकसित होने से पहले अपनी पूर्व प्रेमिका को थप्पड़ मारना होगा? डिंग डोंग, बधाई हो मेजबान, आप सही हैं। हालांकि कोई इनाम नहीं है, हाहा। बाई जियायु। ओह, तभी लिन फैन नियति के बच्चे की तरह आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ दो लड़कियों के पास आया। बड़ी बाई, ये फूल आपके लिए हैं। लिन फैन ने वह दिखाया जो वह एक विनम्र और शालीन मुस्कान समझता था। इस बार लिन फैन ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। वह कबूल नहीं करेगा, वह बस उसे फूल देगा। जब तक कैंपस ब्यूटी बाई गुलाब स्वीकार करती तब तक वह ऋणी महसूस करती। शिष्टाचारवश वह उसकी ओर झुकती थी और उसके लिए बोलती थी। चूंकि वे काफी दूर थे, झांग जिहान को ठीक से पता नहीं चल सका कि उसने कैंपस ब्यूटी बाई से क्या कहा। वह केवल कैंपस ब्यूटी बाई को गुलाब स्वीकार करते हुए देखती थी। लाल गुलाब जुनून और गहरे प्यार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देखकर झांग जिहान केवल ये सोचेगी कि कैंपस ब्यूटी बाई ने लिन फैन की स्वीकारोक्ति स्वीकार कर ली है, और फिर वह आपत्ति जताने के लिए बाहर निकल जाएगी। ये साबित करने की पूरी कोशिश करेगी कि लिन फैन के लिए कैंपस ब्यूटी बाई का पीछा करना असंभव था। उस समय वह आगे बढ़ेंगे और कहेंगे, मैंने कैंपस ब्यूटी बाई को केवल एक साधारण उपहार के रूप में गुलाब दिए, इसका कोई अन्य इरादा नहीं था। एक बार जब चीजें उस बिंदु तक पहुंच गईं, तो कैंपस ब्यूटी बाई के पास भी स्थिति से बाहर निकलने में उनकी मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जब तक कैंपस ब्यूटी बाई ने उसके लिए कुछ उचित शब्द कहे, झांग जिहान एक विदूषक में बदल जाएगा। निस्संदेह इसका परिणाम यह हुआ कि वह कैंपस ब्यूटी बाई को नाराज कर देगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बाद में उससे उचित रूप से माफी मांग सकता था और समझा सकता था कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसे विश्वास था कि वह संभवतः समझ जाएगी। किसी भी स्थिति में कैंपस ब्यूटी बाई इतनी दूर तक नहीं जाएगी कि कोई उसके साथ खिलवाड़ करे। लिन फैन की कल्पना सुंदर थी। दुर्भाग्य से बाई जियायु को पहले ही बदल दिया गया था। लिन फैन को फूल देते देख बाई जियायु अवाक रह गई। वह बस चुपचाप नाटक देखना चाहती थी और कुछ जोड़ों को भेजना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उसने ही कबूल किया। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं था। बाई जियायु, मुझे कबूल किया गया। बाई जियायु ने भावहीन होकर लिन फैन की ओर देखा, जिसकी मुस्कान कठोर हो रही थी। उसका फूल लेने का कोई इरादा नहीं था। बड़ी बाई, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मेरा कोई अन्य इरादा नहीं है, मैं बस आपको फूल देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप उन्हें पसंद करेंगे। लिन फैन ने जल्दी से जोड़ा। हम करीब नहीं हैं। स्क्रैम। ठंडी लेकिन सुखद आवाज सबके कानों तक पहुंची और एक पल में आसपास का माहौल शांत हो गया। रानर, चलो चलें। बाई जियायु ने चुजियाओरान का छोटा सा हाथ पकड़ा, सीधे लिन फैन के पास से गुजरी, जो अपनी जगह पर जमे हुए थे, और बड़े करीने से भीड़ को चीरते हुए परिसर से बाहर चली गई। 10 अध्याय 10 एक ईंट तोड़ हत्या। ... ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग। मेजबान ने नियति के बच्चे लिन फैन को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया। लिन फैन का दिखावा करने का प्रयास विफल रहा, जिससे वह हंसी का पात्र बन गया। उनकी मानसिकता ध्वस्त हो गई है। लिन फैन ने 5,000 नियति खो दी है। होस्ट ने 50,000 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं।
डिंग, नियति का बच्चा लिन फैन पुनर्जन्म के माध्यम से केवल मजाक उड़ाने और एक विदूषक बनने के लिए लौटा। लिन फैन के मन में मेजबान के प्रति नाराजगी है और उसने नायिका बाई जियायू के साथ अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ दिया है। लिन फैन ने 2000 नियति खो दी है। होस्ट ने 20,000 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। क्या चल रहा है? आपका क्या मतलब है कि लिन फैन के साथ मेरा रिश्ता टूट गया है? मेरा उसके साथ शुरू से ही कोई रिश्ता नहीं था। ठीक है मेजबान, आप मूल रूप से एक नायिका थीं। नियति के बच्चे के साथ कुछ संबंध होना सामान्य बात है। सिस्टम, इससे आपका क्या मतलब है? क्या आप कह रहे हैं कि मैं अन्य हीरोइनों को किनारे कर सकता हूं और उनकी जगह ले सकता हूं? सिस्टम की बातें सुनकर बाई जियायू को कुछ अनुमान हुआ। मेजबान, आप गलत नहीं हैं। आपका भाग्य और रूप स्वाभाविक रूप से सामान्य नायिकाओं से बेहतर है। आपकी नायिका हिलो प्राथमिकता सामान्य नियति नायिकाओं की तुलना में अधिक है, जो आपको उन पर एक प्राकृतिक दमन प्रभाव प्रदान करती है। क्या एक दमन प्रभाव? बाई जियायू अवाक थी। धिक्कार है, दमन प्रभाव कितना स्वर्ग विरोधी। तो वह मूलतः नियति जाल की चलती फिरती संतान है। मेजबान, शांत रहें, ये सब सामान्य घटनाएं हैं। आपको बाद में इसकी आदत हो जाएगी। ये सुनकर बाई जियायू ने अवाक होकर अपनी आंखें घुमा लीं। 2 घंटे बाद कंपनी का पंजीकरण पूरा करने के बाद बाई जियायू ने निर्णायक रूप से चू जियाओरान को भेज दिया। सिस्टम, लिन फैन का स्थान जांचें। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उसे उतना ही गुस्सा आता था। बाई जियायू ने फैसला किया कि उसे आज रात इस चुभने वाले लिन फैन को सबक देना होगा। उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का साहस करने के लिए क्या उसने वास्तव में सोचा था कि वह एक धोखा देने वाली महिला थी? जैसे ही बाई जियायू ने बोलना समाप्त किया, उसके दिमाग में 2 सफेद बिंदुओं वाला एक आभासी मानचित्र दिखाई दिया। मानचित्र पर 2 सफेद बिंदु थे, एक ये जियाओफान था और दूसरा लिन फैन था, जिसे आज ही चिन्हित किया गया था। मानचित्र के अनुसार ये जियाओफान का स्थान अपरिवर्तित रहा, अभी भी लियू मानसिक अस्पताल में है। लिन फैन का प्रतिनिधित्व करने वाला सफेद बिंदु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दिशा को देखते हुए लिन फैन यूनिवर्सिटी टाउन के पश्चिम की ओर बाहरी इलाके की ओर चल रहा था। सामान्य रीति रिवाजों का पालन करते हुए पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति सबसे पहला काम आमतौर पर लॉटरी टिकट खरीदना या प्राचीन वस्तुओं की तलाश करना होता है। यूनिवर्सिटी टाउन के पश्चिमी बाहरी इलाके में कोई प्राचीन सड़क नहीं थी, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि लिन फैन का लक्ष्य लॉटरी टिकट खरीदना होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह बाहरी इलाकों में क्यों जाएगा, तो नियति का बच्चा कहेगा, बाहरी इलाकों में बहुत कम आबादी है और वे गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। अपनी पहचान छुपाना और बाघ को खाने के लिए सुअर की भूमिका निभाना यह एक पुरानी कहावत थी। डिंग, नियति का बच्चा ये जियाओफान एक बार फिर तीव्र विद्युत शॉक थेरेपी से गुजरा है। उसने फिर से अपनी आंतों पर नियंत्रण खो दिया है और कोमा में पड़ गया है। ये जियाओफान ने 1000 नियति खो दी है। होस्ट ने 10,000 खलनायक अंक प्राप्त किए हैं। ओह, ये जियाओफान ने फिर से और अधिक खलनायक अंक गिरा दिए, बाई जियायू ने बड़बड़ाते हुए कहा। बाई जियायू थोड़ा हैरान थी। आखिरकार ये जियाओफान एक नायक था, फिर भी वह वास्तव में एक अतिरिक्त के हाथों गिर गया था। जीवन वास्तव में अप्रत्याशित है, लेकिन इस बार उसने केवल 10,000 कम किए। ऐसा लग रहा था कि ये जियाओफान को इसकी आदत पड़ने लगी थी। बाई जियायू ने सिर हिलाया। बस को लगातार आगे बढ़ता देख उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और बस में चढ़ गई। 12 मिनट बाद बाई जियायू यूनिवर्सिटी टाउन के पश्चिमी बाहरी इलाके में दिखाई दी। मानचित्र पर निर्देशांक का अनुसरण करते हुए बाई जियायू को तुरंत लिन फैन मिला, जो अपने कदमों में स्प्रिंग के साथ चल रहा था। इस समय लिन फैन बहुत जोश में था, उसकी जबरदस्त आभा बाहर की ओर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। झांग जेहान, बाई जियायू, आज आप मुझे अनदेखा करते हैं, लेकिन अगले साल मैं आपकी पहुंच से बहुत दूर हो जाऊंगा। इस दौर के लॉटरी नंबरों के साथ मेरी याददाश्त के अनुसार फोहो न्यू डिस्ट्रिक्ट और दक्षिणी शहर में विध्वंस परियोजनाओं के साथ 1 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से जियांगचेंग के 10 उत्कृष्ट युवा उद्यमियों में शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा। जब वह समय आएगा तो लानत बाई परिवार और टैंग परिवार सभी मेरे पैरों के नीचे पत्थर रख देंगे, चाहे आप कितनी भी अलग थलग क्यों ना हो। बाई जियायू, आपके पास मेरे सामने झुकने और कुरेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हा हा हा। आसपास किसी को न देखकर लिन फैन ने अपने अंदर के सारे विचार बाहर निकाल दिए। कुछ ही दूरी पर छुपी बाई जियायू अवाक रह गई। लिन फैन का व्यवहार एक छोटे आदमी के अहंकार का आदर्श अवतार था। जैसा कि अपेक्षित था, पुनर्जन्म से आईक्यू नहीं बढ़ता, वह अब भी पहले जैसा ही है। उसके लहजे से पता चलता है कि शायद उसे जियांगचेंग में बाई और तांग परिवारों की स्थिति के बारे में भी पता नहीं है। 6 महान परिवारों की नाक के ठीक नीचे बाघ के मुंह से भोजन छीनने की कोशिश करने के लिए बाई जियायू केवल इतना ही कह सकी, तुम बहुत भोले हो जवान आदमी। 6 महान परिवार 100 वर्षों से जियांगचेंग में खड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास कनेक्शन का एक विशाल नेटवर्क है। वे संभवतः केक को बिना खाया कैसे छोड़ सकते हैं? बाई जियायू ने अपने हाथ में ईंट को देखा और उसे हल्के से उछाला। गुणवत्ता काफी अच्छी थी। फिर उसने लिन फैन की पीठ पर निशाना साधा और उसे अपनी पूरी ताकत से फेंक दिया। बूम! शक्तिशाली प्रभाव के तहत ईंट सीधे लिन फैन की पीठ में घुस गई, उसकी रीढ़ को कुचल दिया, उसके दिल को चकनाचूर कर दिया और अंदर समा गई। डिंग, नियति के बच्चे लिन फैन को सफलतापूर्वक मारने के लिए मेजबान को बधाई। लिन फैन की नियति को 0 कर दिया गया है। होस्ट ने 220,000 विलेन अंक प्राप्त किए हैं। डिंग, आपके मिशन करियर की पहली सफलता पूरी करने के लिए मेजबान को बधाई। आपको प्राप्त हुआ है फर्स्ट किल गिफ्ट पैक गुना 1। डिंग, उनकी मृत्यु से पहले नियति के बच्चे लिन फैन की नियति उसकी कुल वास्तविक नियति का 10% से भी कम थी, जो एक परफेक्ट किल की शर्तों को पूरा करती थी। मेजबान ने नियति के बच्चे लिन फैन को पूरी तरह से मार डाला है और प्राप्त किया है समाप्ति इनाम गुना 1। और ऐसे ही एक पीढ़ी की पुनर्जन्म वाली आत्मा लिन फैन इतनी आसानी से मर गई। पुनर्जन्म से पहले उन्होंने दयनीय जीवन जिया और पुनर्जन्म के बाद वे 2.5 घंटे भी जीवित नहीं रह सके। यहाँ तक कि एक कुत्ता भी लिन फैन के जीवन पर अपना सिर हिला देगा। लिन फैन की मृत्यु के ठीक 3 सेकंड बाद नग्न आंखों के लिए अदृश्य एक प्रकाश उसके शरीर से बाहर निकला। क्या मूर्ख है, 2 घंटे से भी कम समय में मौत। सचमुच सड़ी हुई लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे तराशा नहीं जा सकता। ये सब लानत है। ये व्यवस्था आपसे बंधे रहने के लिए अभिशप्त थी।
न केवल मैं कोई भावनात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में असफल रहा, बल्कि मैंने अपने मूल का भी बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। कैसा घटिया बकवास है, भाड़ में जाओ। भावना संग्रह प्रणाली ने शापों की एक श्रृंखला उगल दी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे फिर से नया मेजबान खोजने के लिए भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद करनी होगी। भावना संग्रह प्रणाली ने बाई जियायूं की ओर उत्सुकता से देखा, जो बहुत दूर नहीं थी, और असहाय होकर बोली, इस महिला पर विश्व मूल का बहुत सारा प्रभाव जमा हो गया है। यदि केवल ये सब भावनात्मक उत्पत्ति में परिवर्तित किया जा सकता। ये सब उस कूड़ेदान की गलती है। वह एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सका, जिसके कारण ये प्रणाली इतनी बड़ी मात्रा में भावनात्मक उत्पत्ति से चूक गई। भावना संग्रह प्रणाली ने आह भरी, उसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी नग्न आंखों से अदृश्य एक विशाल हाथ नीचे दबा। अच्छा नहीं, भावना संग्रह प्रणाली ने सहज रूप से एक ऊर्जा अवरोध खड़ा कर दिया। स्नैप, ऊर्जा अवरोध तुरंत टूट गया। विशाल बैंगनी हाथ ने भावना संग्रह प्रणाली को पकड़ लिया और इसे एक पल में परिष्कृत कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, सिस्टम अभी भी सबसे स्वादिष्ट हैं। द डेस्टिन्ड ग्रेट विलेन सिस्टम की प्रशंसा की गई। इस भावना संग्रह प्रणाली को शामिल करते हुए डेस्टिन्ड ग्रेट विलेन सिस्टम ने कुल 8756 जंगली प्रणालियों को निगल लिया था। ये जंगली प्रणालियां बिना किसी अपवाद के बिखरी हुई विश्व उत्पत्ति को चुराना चाहती थीं। जब बिखरा हुआ मूल किसी प्राणी पर एकत्रित हो जाता है तो वह महान भाग्यवान व्यक्ति बन जाता है। जब ये किसी जीवित प्राणी के भीतर एकत्र होता है और उनके साथ विलीन हो जाता है तो यह एक गुणात्मक परिवर्तन को जन्म देता है, जो भाग्य के तथाकथित बच्चे को जन्म देता है। ये प्रक्रिया यादृच्छिक है और इसमें चरित्र, गुणवत्ता या बुद्धिमत्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए नियति से बेतरतीब ढंग से पैदा हुआ बच्चा जरूरी नहीं कि एक अच्छा इंसान हो। हालांकि बिखरी हुई विश्व उत्पत्ति केवल पतला स्क्रैप है, इसलिए भाग्य का एक बेतरतीब ढंग से पैदा हुआ बच्चा केवल स्वनियति तक पहुंच सकता है। ऑल बीइंग्स डेस्टिनी में और अधिक विकसित होने के लिए व्यक्ति को स्वर्गीय दाव के परीक्षणों से गुजरना होगा और इसकी मान्यता प्राप्त करनी होगी। जहां तक स्वर्ग और पृथ्वी की नियति की बात है, वे दुर्भाग्यशाली कमीने हैं जो क्लेश के लिए पैदा हुए हैं। उनके बारे में चिंता मत करो। मूलतः जो कोई उन्हें मारता है वह उनका बोझ अपने ऊपर ले लेता है। यदि आकाश गिरता है तो वे निश्चित रूप से बच नहीं सकते। साथ ही दाववादियों, आपको अध्याय 32 तक अवश्य पढ़ना चाहिए। दिव्य डॉक्टर ये जियाओफान की अध्याय 32 में मृत्यु हो जाती है। पुनश्च राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं। 11 अध्याय 11 पहला हत्यारा। रुको, क्या कोई गलती है? वह तो ऐसे ही मर गया। क्या नियति का बच्चा सचमुच इतना नाजुक होता है? 3 सिस्टम घोषणाओं को सुनकर बाई जियायू अवाक रह गई। तार्किक रूप से कहें तो नियति का बच्चा आमतौर पर एक न मारने योग्य तिरचट्टा होता है। फिर भी लिनफैन ने ठीक इसके विपरीत किया और बिना एक शब्द बोले टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लगा। अच्छा दुख है, वह सचमुच उठ खड़ा हुआ और उसके ठीक सामने मर गया। मेजबान, शांत रहें। लिनफैन की स्थिति सामान्य है। क्या लिनफैन के पास कोई सिस्टम नहीं है? चाहे आप इसे कैसे भी देखें, उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए था। ऐसा आपके सहयोग की कमी के कारण है मेजबान। इसके कारण लिनफैन अपनी शातिर पूर्व प्रेमिका को थप्पड़ मारने में असफल हो गया। पुनर्जन्म होने के बाद भी वह एक विदूषक बना रहा और सिस्टम सक्रियण शर्तों को पूरा करने में विफल रहा। ओह, फिर ठीक है। ये सुनकर बाई जियायू को समझ नहीं आया कि और क्या कहे। ये सब उस नियति पर अफसोस की बात थी। सिस्टम, अब जब लिनफैन को मैंने निकाल लिया है तो मुझे शव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? बाई जियायू ने बहुत शांति से पूछा। यह अनुशंसा की जाती है कि मेजबान शव विघटित द्रव खरीदें, लाश को घोलने वाला तरल पदार्थ। ठीक है, कितने खलनायक अंक की लागत है? निश्चिंत रहें मेजबान, शव विघटित करने वाला द्रव महंगा नहीं है। ये 100 बोतलों के बैच के लिए 1000 खलनायक अंक है। ठीक है, फिर मुझे एक बैच दो। डिंग, 1000 खलनायक अंक की खपत। बधाई हो मेजबान, आपने प्राप्त किया है शव विघटित द्रव गुना 100। समय का महत्व था। लाश को घोलने वाला तरल पदार्थ खरीदने के बाद बाई जियायू तेजी से लिनफैन के पास चली गई। नियति का पता लगाया गया बच्चा गुई क्यूई। गुई क्यूई की जानकारी। नाम गुई क्यूई, नंबर 1 हत्यारा। लिंग पुरुष, उम्र 43, क्षेत्र ग्रैंड मास्टर पीक, संबद्धता कुआइशो नाई की दुकान, केवल एक सामान्य कर्मचारी, नियति 360,000। भाग्य श्रेणी लाल कोष्टक संक्षिप्त। नियति का बच्चा कहाँ? 8 बजे की दिशा, मेजबान से 20 मीटर की दूरी पर। अच्छा, मैं समझता हूँ। बाई जियायू की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखी, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, बड़ी प्रतिष्ठा यूं ही नहीं कमाई जाती। ये गुई क्यूई वास्तव में नंबर 1 हत्यारा होने तक जीवित है। उनकी छुपाने और सांस रोकने की तकनीकें वास्तव में बहुत प्रभावशाली हैं। हालांकि उसके पास सिस्टम था। हे सिस्टम, खेती के बदले 300,000 खलनायक बिंदुओं का उपयोग करें और मेरी आभा को छुपाने में मेरी मदद करें। डिंग, 300,000 खलनायक अंक काटे गए। मेजबान की खेती को क्यूई रिफाइनिंग पीक परफेक्शन हाफ स्टेप फाउंडेशन स्थापना के 13वें चरण तक बढ़ा दिया गया है। एक बार जब खेती में उछाल रुक गया तो बाई जियायू के डेंटियन में मूल रूप से निराकार और अदृश्य पारदर्शी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत घने आध्यात्मिक धुंध में बदल गई। धुंध के केंद्र में पानी की रोशनी की हल्की झिलमिलाहट दिखाई देने लगी, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा की किरणें तरल अवस्था में परिवर्तित होने लगी। एक बार जब धुंध के ये बादल पूरी तरह से आध्यात्मिक तरल में बदल गए और उसके दांतियान में भर गए तो बाई जियायू आधिकारिक तौर पर फाउंडेशन प्रतिष्ठान के दायरे में आ सकती थी। फाउंडेशन स्थापना की प्रक्रिया बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन ये सरल भी नहीं है। यह अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा को संचय और संपीड़ित करने की एक प्रक्रिया है। जब तक कोई डेंटियन को भरने के लिए शरीर में आध्यात्मिक धुंध को आध्यात्मिक तरल में संपीड़ित करता है और फिर एक शीर्ष ग्रेड फाउंडेशन स्थापना गोली का सेवन करता है, तब तक मूल रूप से सफलता की 90% संभावना होती है। बेशक वह जनता के लिए मानक चरण दर चरण विधि थी। बाई जियायू की स्थिति अलग थी। सिस्टम के नियंत्रण में होने के कारण उसे केवल पर्याप्त खलनायक बिंदुओं का उपभोग करने की आवश्यकता थी और फाउंडेशन की स्थापना पलक झपकते ही हो जाएगी। अंतर स्पष्ट था। उसकी खेती के सफल होने के बाद बाई जियायू की युद्ध शक्ति में गुणात्मक उछाल आया और उसकी धारणा पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत हो गई।
गुई क्यूई, जिसे वह पहले नहीं पहचान सकी थी, अब उसके पास अपनी आध्यात्मिक समझ से छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। बिना किसी चिंता के बाई जियायूं ने अपनी जेब से कॉपस डिसॉल्विंग फ्लूइड की एक बोतल निकाली और आधी बोतल शरीर पर सिर से पैर तक डाल दी। कुछ सांसों के बाद लिन फैंग की लाश काले तरल के एक पूल में बदल गई, जिससे उसके मूल स्वरूप का कोई निशान नहीं बचा। पूरी प्रक्रिया लंबी लग रही थी, लेकिन वास्तव में हत्या से लेकर सबूत नष्ट होने तक केवल 3 मिनट ही बीते थे। इसे समाप्त करने के बाद बाई जियायू ने अपने आसपास का अवलोकन किया। ये पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वह तुरंत घटनास्थल से चली गई। 1 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा बीतने तक गुई क्यूई, जो छाया में छिपी हुई थी, सावधानी से बाहर निकली। वह तेजी से काले तरल पदार्थ के पास गया और पाया कि इसका अधिकांश भाग पहले ही सूख चुका था। यदि उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे भी यही लगता कि यह केवल स्याही का एक पोखर है। लेकिन अटकलें तो अटकलें ही थीं। अनुभवी गुई क्यूई ने तुरंत एक लकड़ी की छड़ी उठाई, उसे कुछ काले तरल में डुबोया और फिर उसे पास के घास के ढेर पर टपका दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ नहीं हुआ। ये देखकर गुई क्यूई को एक केचुआ मिला और उसने उसे काले तरल में डाल दिया। फिर कुछ नहीं हुआ। काला तरल वास्तविक स्याही प्रतीत हो रहा था। घास और केचुए को काला करने के अलावा इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। आखिर यह चीज़ क्या है? इसके प्रभाव वास्तव में इतने अच्छे हैं। गुई क्यूई इस अपरिचित औषधि से हैरान थी। उसने पहले भी शव विघटित करने वाले तरल पदार्थ का सामना किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो वे चीजें आधुनिक रसायन विज्ञान के मजबूत अम्लीय क्षार मात्र थीं। हालांकि वे सेलुलर संरचनाओं को नष्ट कर सकते हैं, फिर भी वे निशान छोड़ देंगे। डीएनए पहचान तकनीक के परिपक्व होने के बाद वे चीजें बहुत कम प्रभावी हो गईं। लेकिन आज उसने जो दृश्य देखा उसने सीधे तौर पर उसके सारे पूर्व ज्ञान पर पानी फेर दिया। यह एक लाश और सभी सबूतों का सच्चा विनाश था। यदि ऐसी स्वर्ग विरोधी दिव्य वस्तु को शानदार सांस रोकने वाली तकनीकों के साथ एक छिपे हुए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता तो यह निश्चित रूप से तुरुप के पत्तों के बीच एक तुरुप का पत्ता होता। क्या आप मेरे शव विघटित द्रव में बहुत रुचि रखते हैं? एक चंचल आवाज गूंजी। गुई क्यूई तुरंत विस्फोटक गति से पीछे हट गया। आप कौन हैं? गुई क्यूई ने अपने सामने चांदी के बालों वाली महिला को ऐसे देखा जैसे किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो। इस महिला का चेहरा बेहद सुंदर था, बिना किसी दोष के, मानो वह सीधे किसी पेंटिंग से निकली हो। चांदी के बालों वाली महिला के बारे में गुई क्यूई की यह पहली धारणा थी। हे, बाई जियायू ने हल्की मुस्कान दी। मैं कौन हूँ? तुम इतनी देर से मेरी पीठ के पीछे छिपकर मुझे देख रहे थे और तुम पहले ही भूल गए हो। गुई क्यूई नाम सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने 10 वर्ष तक उस जीवन से हाथ धोए थे। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। क्या गुई क्यूई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। गुई क्यूई ने सधे हुए भाव से इसका खंडन किया। एक हत्यारे के रूप में गुई क्यूई का चेहरे का अभिव्यक्ति प्रबंधन और भावनात्मक नियंत्रण उत्कृष्ट था। भले ही माउंट ताई उसके सामने ढह जाए, तब भी अचंभित रहना ये वह बुनियादी गुण था जो एक शीर्ष हत्यारे में होना चाहिए। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, जब तक दूसरे आपको पहचानते हैं। बाई जियायू अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। ऐसा लगता था कि उसे वास्तव में गुई क्यूई की असली पहचान में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसी निरर्थक बातें मत कहो। अगर ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तुम्हें ठेस पहुंचाई है तो मैं अभी तुमसे माफी मांग सकता हूं। बाई जियायू ने लापरवाही से गुई क्यूई की ओर देखा और कहा, गुई क्यूई, छोटी चालें मत खेलो। हमारे दायरे को देखते हुए उन गुप्त तरीकों से परेशान मत हो। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने उसे देख लिया है, गुई क्यूई के पास अपनी हरकतों को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और असहाय होकर कहा, मैं पहले ही उस जीवन से हाथ धो चुका हूँ। मुझे पता है, तो फिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे यदि मैं कहूं कि यह एक आकस्मिक मुलाकात थी? आप क्या सोचते हैं? गुई क्यूई ने, और आपको लगता है कि मैं उस पर विश्वास करूंगा, अभिव्यक्ति पहनी थी। बाई जियायू बेबसी से मुस्कुराई। ये वास्तव में गुई क्यूई के साथ एक आकस्मिक मुलाकात थी और इसे सिस्टम द्वारा खोजा गया था। यदि सिस्टम न होता तो उसने शुरू से अंत तक ध्यान नहीं दिया होता कि एक ग्रैंड मास्टर पीक विशेषज्ञ पास में छिपा हुआ था। हालांकि चूंकि गुई क्यूई एक नायक था, अब वह उसकी हत्या की सूची में था। आओ बात करें, बाई जियायू ने कुछ सोचने के बाद कहा। वह एक और अच्छा विचार लेकर आई थी। ये बात करने की जगह नहीं है। मैंने पास में एक नाई की दुकान खोली है, चलो दुकान पर बात करते हैं। ये देखकर कि चांदी के बालों वाली महिला के मन में कोई दुर्भावना नहीं है, गुई क्यूई सहमत हो गई। ठीक है, तुम्हारे बाद PS राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं। 12 अध्याय 12 जबरदस्ती। सिस्टम, अगर मैं नियति के एक बच्चे का भाग्य के दूसरे बच्चे के साथ सौदा करूं तो क्या मैं भाग्य प्राप्त कर सकता हूं? चलते चलते बाई जियायू ने सिस्टम से पूछा। हाँ, सिस्टम का सकारात्मक उत्तर पाकर बाई जियायू को गंदा काम करने के लिए किसी अन्य का उपयोग करने के विचार पर थोड़ा और विश्वास हो गया। नियति के एक के बाद एक बच्चे का सामना करते हुए बाई जियायू को लगा कि वह वास्तव में कुछ हद तक अभिभूत थी। नियति के एक बच्चे को दूसरे भाग्य के बच्चे से निपटने के लिए इस्तेमाल करना, उन्हें कुत्तों की तरह आपस में लड़ने देना भी एक व्यवहार्य तरीका था। कुछ मिनट बाद गुई क्यूई के नेतृत्व में बाई जियायू एक पुराने जमाने की नाई की दुकान के सामने पहुंची। क्वाइशो बार्बर शॉप, कितना अजीब नाम है। मिस बाई, कृपया, गुई क्यूई ने निमंत्रण में इशारा किया। यहाँ रास्ते में दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। गुई क्यूई ने बाई जियायू का नाम सीखा और इसी तरह बाई जियायू ने गुई क्यूई का वर्तमान नाम टोनी सीखा। एक बहुत ही सामान्य नाम। डेक्सिया व्यक्ति को यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक विदेशी गुई क्यूई पर बिल्कुल फिट बैठता है। हालांकि गुई क्यूई एक विदेशी थी, उसकी मां एक शुद्ध रक्त वाली डेक्सिया व्यक्ति थी। हालांकि गुई क्यूई का जन्म प्यार से नहीं हुआ था। इसके विपरीत गुई क्यूई का बचपन बेहद दुखद था। जिस क्षण से उसे याद आया, वह एक हत्यारे संगठन के अंदर रहता था और विभिन्न नारकीय प्रशिक्षण नियमों को लगातार दोहराता रहता था। संक्षेप में, गुई क्यूई ने धूप रहित नारकीय प्रशिक्षण से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया और अंततः हत्यारों के राजा के सिंहासन पर चढ़ गया। अंकल टोनी, आप वापस आ गए। हूँ, और एक सुंदर बहन भी। आओ, जल्दी आओ। बाई जियायू को देखकर छोटी लड़की उत्साह से आगे बढ़ी। सिस्टम, इस छोटी लड़की का निजी पैनल देखें। व्यक्तिगत पैनल। नाम, हुआंग यंग, विशेष नियति नायिका।
लिंग महिला, उम्र 15, युद्ध शक्ति अत्यधिक अक्षम, मुर्गे को बांध नहीं सकता। पहचान नंबर 1 हत्यारे गुई क्यूई की गोद ली हुई बेटी, कुआइशो नाई की दुकान का कर्मचारी, जियांगचेन फिफ्थ मिडिल स्कूल का छात्र, ऊंचाई 155 सेमी, वजन 45 किलो, माप तारांकन 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 संक्षिप्त यंगइंग, जाओ और कुछ चीजें खरीदने में मेरी मदद करो। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ मिस बाई की देखभाल करूंगा। जैसे ही वह बोला, टोनी ने खरीदारी की एक सूची निकाली। छोटी लड़की ने खुशी से खरीदारी की सूची ली। ठीक है अंकल टोनी। सुंदर बहन, मैं अब जा रहा हूँ। जाने से पहले छोटी लड़की ने बाई जियाओ का अभिवादन किया। इतना कहने के बाद छोटी लड़की मुड़ी और बाहर चली गई। सड़क पर सावधान रहें, यात्रा न करें। टोनी ने पीछे हट रही छोटी लड़की को बुलाया। मुझे पता है अंकल टोनी। छोटी लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अपना हाथ हिलाकर दिखाया कि वह समझ गई है। यंगइंग के बहुत दूर भाग जाने के बाद ही टोनी ने धीरे से अपनी दूर की नज़र हटा ली। ये स्पष्ट था कि गुई क्यूई वास्तव में इस छोटी लड़की को पसंद करती थी। मिस बाई, क्या आप पहले बाल कटवाना चाहेंगी? गुई क्यूई, नहीं, उसे अब टोनी कहा जाना चाहिए। टोनी ने कुशलता से एक कुर्सी खींची और बाई जियाओ को बैठने का इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में उसे बाल कटवाने का इरादा रखती है। बाई जियाओ ने अपनी उंगलियों से अपने कान के पीछे गिरे चांदी के बालों को ब्रश किया। उसके मुंह के कोने पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान बिखरी। नहीं धन्यवाद, मुझे अपने चांदी के बाल काफी पसंद हैं। हाँ, टोनी खुलकर हंसा। चूंकि मिस बाई बाल कटवाना नहीं चाहती तो चलो इसे भूल जाएं। टोनी, आपने उस छोटी बच्ची को कब तक गोद लिया है? आप क्या चाहते हैं? ये सुनकर टोनी तुरंत सतर्क हो गया। बाई जियाओ को दूर एक सीट मिली और वह बैठ गई और शांति से बोली, घबराओ मत टोनी, मैं कुछ नहीं करने जा रही हूँ, मैं बस यूं ही पूछ रही हूँ। हालांकि अगर एक दिन उस छोटी लड़की को आपकी पहचान के बारे में पता चल जाए तो क्या आपको लगता है कि वह अभी भी आपके बहुत करीब होगी? बाई जियाओ ने आधी मुस्कान के साथ टोनी की ओर देखा, शांति से उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। मिस बाई, यंगइंग सिर्फ एक साधारण छोटी लड़की है। डेक्सिया के नियमों के अनुसार मार्शल कलाकारों को अपनी इच्छा से आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। बाई जियाओ ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं बिना किसी कारण के एक छोटी लड़की को क्यों धमकाऊंगी? टोनी की अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया था, आप पर विश्वास करने वाला मैं मूर्ख होऊंगा। आखिरकार कुछ ही समय पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बाई जियाओ को एक सामान्य व्यक्ति को ईंट से मारकर हत्या करते देखा था। मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरा वास्तव में उस छोटी लड़की को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन बाई जियाओ रुकी, फिर बोली, अगर आपकी पहचान उजागर हो जाती है तो ये कहना मुश्किल है कि दूसरे क्या कर सकते हैं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? टोनी की आंखें गुस्से से फैल गईं और उसने बाई जियाओ को घूर कर देखा। मैं इसे धमकी नहीं कहूंगा, लेकिन नंबर 1 हत्यारा, एक ग्रैंड मास्टर पीक स्तर का विशेषज्ञ हमारे डेक्सिया में छिपा हुआ है। अगर यह बाहर आ गया तो दूसरे क्या सोचेंगे? जियांगचेंग में बड़े लोग क्या सोचेंगे? मुझे लगता है टोनी, तुम्हारी पिछली प्रतिष्ठा को देखते हुए वे लोग शायद तुम्हें आसानी से नहीं जाने देंगे। मिस बाई, इतनी बातचीत के बाद बस अपनी मांग बताएं। टोनी ने अपने हाथ में कैंची पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बाई जियाओ की ओर देखते हुए उसकी निगाहें तेज हो गईं। यदि मौका दिया गया तो टोनी निश्चित रूप से निर्णायक रूप से कार्य करेगा और व्यक्तिगत रूप से इस खतरे को खत्म कर देगा। लेकिन हथियारों के राजा के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह महिला खतरनाक थी। वह पूर्ण निश्चितता के बिना कार्य नहीं करेगा। मेरी मांग सरल है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कुछ चीजें करें। हालांकि शर्त यह है कि आपको मेरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। एक परीक्षण? ठीक है, जब तक आप मुझे रहस्य बनाए रखने में मदद करते हैं और यंगइंग को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मैं सहमत हो सकता हूं। डिंग, नियति के बच्चे गुई क्यूई को मेजबान द्वारा मजबूर किया गया है और उसे मेजबान के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया है, जिससे भाग्य के बच्चे के रूप में उसकी गरिमा खो गई है। गुई क्यूई ने 3000 नियति खो दी है। मेजबान को 30,000 खलनायक अंक प्राप्त हुए हैं। डिंग, नियति के बच्चे गुई क्यूई को मेजबान की ओर अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसके मार्शल दिल में दरार पड़ जाती है। गुई क्यूई 10,000 नियति खो देता है। मेजबान को 100,000 खलनायक अंक मिलते हैं। 2 प्रत्याशित सिस्टम घोषणाओं को सुनकर बाई जियाओ ने विजयी मुस्कान प्रकट की। तो ठीक है, आइए पहले संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करें। बाई जियाओ ने अपना फोन हिलाया और स्क्रीन के बीच में एक QR कोड नामगार दिखाई दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के टोनी ने अपना फोन निकाला और बाई जियाओ का कोड स्कैन किया। संपर्क जानकारी जोड़ने के बाद बाई जियाओ ने ये जियाओफान की एक तस्वीर भेजी। इस व्यक्ति को ये जियाओफान कहा जाता है, जो अंतिम चरण के परिवर्तन क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट है जो अपने स्तर से ऊपर लड़ने में सक्षम है। उसकी चिकित्सा कौशल काफी उल्लेखनीय है। आप चाहते हैं कि मैं उसे मार दूं? बाई जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं चाहती हूं कि आप उसके एक हाथ और एक पैर को विकलांग कर दें। यह कोई समस्या नहीं है। वह कहाँ है? टोनी ने कुछ भी अतिरिक्त नहीं पूछा, केवल ये जियाओफान के स्थान के बारे में पूछताछ की। वह इस समय लियू मेंटल हॉस्पिटल में है। साथ ही उसके पास कई विवाहानुबंध भी हैं। उन्हें ढूंढने के बाद उन्हें उसके सामने जला दें। याद रखें, किसी और को सचेत न करें। बाई जियाओ ने अन्य आवश्यकताओं को व्यवस्थित रूप से बताया। बाई जियाओ की मांगों को सुनकर टोनी थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। हालांकि बाई जियाओ के अनुरोध कुछ अजीब थे, लेकिन वे हथियारों के राजा उसके लिए विशेष रूप से कठिन नहीं थे। एकमात्र परेशानी वाला हिस्सा निगरानी था। मानसिक अस्पतालों के पास कैमरों की बहुतायत नहीं तो कुछ भी नहीं था। उसे सावधानीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत थी। क्या आप इन्हें 3 दिनों के भीतर पूरा कर सकते हैं? हाँ, टोनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। परिवर्तन क्षेत्र के दंश से निपटने के लिए 3 दिन पर्याप्त से अधिक थे। टोनी, मैं आपके प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बाई जियाओ ने एक शानदार मुस्कान दी और फिर चली गई। 13 अध्याय 13 भी टेप चरण है। रात हो गई और बाई जियाओ स्नान से तरोताजा होकर गुलाबी रंग के साथ बिस्तर पर बैठी। सिस्टम, व्यक्तिगत टेम्पलेट खोलें। व्यक्तिगत पैनल, नाम बाई जियाओ, बाई परिवार की दूसरी कुमारी, दत्तक पुत्री।
लिंग महिला, उम्र 20, संविधान बर्फ की त्वचा, जैद हड्डी, सर्वोच्च उत्तम शरीर, अजागृत स्वर्गीय विकास, दाव शरीर क्षतिग्रस्त, क्षेत्र क्यूई रिफाइनिंग 13वीं परत, खेती की विधि, शून्य शरीर शोधन तकनीक, कला अलौकिक क्षमताएं, तारा बिखरने वाली उंगली, बुद्धि 9, एक औसत स्वस्थ वयस्क मनुष्य 6 वर्ष का होता है, सीमा 10 है, आकर्षण 110, सामान्य मनुष्य के लिए अधिकतम 100 है, संबद्धता जियांगचेन का बाई परिवार, खलनायक अंक 276,276,000, संपत्ति घातक जहर की गोली गुना 1, शव को घोलने वाला पानी गुना 99.5, समाप्ति इनाम गुना 1, फर्स्ट किल गिफ्ट पैक गुना 1, क्षमता लूट कार्ड गुना 1, 100 अरब महान जिया सिक्के, ऊंचाई 175 सेमी, वजन 66 किलो, 3 माप, तारांकन 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 संक्षिप्त पैनल की जानकारी ब्राउज करने के बाद बाई जियायू को पता चला कि उसकी बुद्धिमत्ता 1 अंक बढ़ गई है। इस पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अमरता की खेती, जैसे जैसे आपकी खेती आगे बढ़ती है आपके मस्तिष्क का बेहतर काम करना सामान्य बात है। वैसे सिस्टम, ये घातक जहर की गोली क्या है? क्या ये बहुत शक्तिशाली है? इसमें सीजियम -137 होता है। आप मुझे बताएं कि क्या ये शक्तिशाली है? वाह, ये तो बहुत विभत्स है। घातक जहर की गोली की संरचना जानने के बाद बाई जियायू ठंडी हवा की तेज सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकी। विकिरण क्षति, ये वास्तव में नाम के अनुरूप है। वैसे एक और बात है, सिस्टम, आपने मुझे पहले जो 100 बिलियन दिए थे वह कहाँ से आए? पैसों के मामले स्पष्ट करने होंगे। वह नहीं चाहती थी कि बाद में गलती से रिपोर्ट दर्ज कराई जाए और जेल भेजा जाए। ड्रैगन किंग हॉल द्वारा दिया गया। क्या बात है, ड्रैगन किंग हॉल। सिस्टम, तुम अद्भुत हो। अरे मेजबान, ज्यादा मत सोचो, हम खलनायक हैं। धन का स्रोत वैध है। यदि आपको कोई समस्या आती है तो ड्रैगन किंग हॉल का नाम हटा दें। तो फिर ड्रैगन किंग का नाम क्या है? समय आने पर आपको पता चल जाएगा। बाई जियायू, ओह ठीक है, तो हम इसी तरह खेल रहे हैं। ओह की पुष्टि की। नियति का एक और बच्चा। वह सीधे नियति के बच्चों के घोंसले में पहुंच गई थी। अन्य लोग खलनायक के रूप में स्थानांतरित होते हैं और नियति के बच्चे एक एक करके खुद को बचाने के लिए कतार में खड़े होते हैं। उसके लिए ये सीधे तौर पर बहुमोर्चे वाला युद्ध है। मुख्य बात यह थी कि वह ये भी नहीं जानती थी कि नियति के ये बच्चे कहाँ थे या वे क्या कर रहे थे। और ठीक है, जो आना होगा वह आएगा। फिलहाल वह एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकती थी। उसका जीवन पतली बर्फ पर चलने जैसा था। ये सोचते हुए बाई जियायू ने अपना ध्यान अपनी सूची में 2 विशेष पुरस्कारों पर केंद्रित किया, समाप्ति पुरस्कार और पहला किल गिफ्ट पैक। सिस्टम, फर्स्ट किल गिफ्ट पैक का उपयोग करें। पहला किल गिफ्ट पैक सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। बधाई हो मेजबान प्राप्त करने पर। सच्चा मार्शल 36 रूप, कॉम्बैट सुपर गिफ्ट पैक गुना 1, दिव्य स्तरीय आग्नेयास्त्र प्रवीणता, प्राथमिक कठपुतली गुड़िया गुना 1, ट्रू मार्शल 36 फॉर्म्स, एक निश्चित खेती की दुनिया से एक करीबी क्वार्टर युद्ध तकनीक, क्यूई रिफाइनिंग चरण के नौसिखिया कृषकों के अभ्यास के लिए उपयुक्त। कॉम्बैट सुपर गिफ्ट पैक, अनगिनत खेती की दुनिया में अनगिनत प्रतिभाओं से अनगिनत वर्षों में संचित युद्ध अनुभव का एक सुपर गिफ्ट पैक। इसमें शामिल हैं मास्टर स्तरीय खतरे की धारणा, मास्टर स्तरीय पावर कंट्रोल, मास्टर स्तरीय कॉम्बैट जागरूकता, मास्टर स्तरीय कॉम्बैट कौशल, मास्टर स्तरीय कॉम्बैट टैलेंट, माइक्रो लेवल कॉम्बैट अनुभव, दिव्य स्तरीय आग्नेयास्त्र प्रवीणता, संपूर्ण कौशल के साथ सभी प्रकार की आग्नेयास्त्रों का उपयोग कर सकते हैं, जहां भी आपका लक्ष्य हो मार सकते हैं। प्राथमिक कठपुतली गुड़िया, मेजबान द्वारा देखे गए किसी भी फाउंडेशन स्थापना चरण या निचले प्राणी में पूरी तरह से अनुकरण और रूपांतरित हो सकती है, जिसमें फिल्मों और टीवी शो में देखी गई वस्तुएं भी शामिल हैं। सभी अच्छी चीजें थीं, चाहे वह कॉम्बैट सुपर गिफ्ट पैक हो या क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट तकनीक, वे दोनों उसके वर्तमान स्वरूप के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त थे। कॉम्बैट सुपर गिफ्ट पैक के साथ जुड़ने के बाद बाई जियायू ने पाया कि उसे युद्ध की पूरी तरह से नई समझ है और उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ गई है। दिव्य स्तरीय आग्नेयास्त्र प्रवीणता पहली नज़र में बेकार लगती थी, लेकिन वास्तव में इसकी व्यावहारिकता बेहद मजबूत थी। एक मार्शल आर्टिस्ट एक सामान्य व्यक्ति द्वारा चलाई गई गोली से बच सकता है, लेकिन क्या एक कल्टिवेटर दूसरे कल्टिवेटर द्वारा चलाई गई गोली से बच सकता है? कुल मिलाकर ये कुछ न होने से बेहतर था। जहां तक प्राथमिक कठपुतली गुड़िया का सवाल है, उसके पास अभी अधीनस्थों की कमी है। इस गुड़िया के साथ अब उसके पास एक सक्षम दाहिना हाथ वाला व्यक्ति था। यदि फर्स्ट किल गिफ्ट पैक इतना शक्तिशाली होता तो समाप्ति पुरस्कार शायद बहुत पीछे नहीं होता। ये सोचकर बाई जियायू ने निर्णायक रूप से समाप्ति इनाम का उपयोग करने का निर्णय लिया। सिस्टम, समाप्ति इनाम का उपयोग करें। समाप्ति इनाम सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। बधाई हो मेजबान प्राप्त करने पर। शीर्ष ग्रेड रक्षात्मक आध्यात्मिक खजाना, परम दाव बेली बैंड, अल्टीमेट दाव बेली बैंड, एक निश्चित काल्पनिक दुनिया से नामित अल्टीमेट दाव सम्राट हथियार की नकल, अत्यंत मजबूत रक्षात्मक क्षमताओं और उत्कृष्ट बनावट वाला एक शीर्ष श्रेणी का रक्षात्मक आध्यात्मिक खजाना। ओह, परम दाव बेली बैंड। ये नाम सुनकर बाई जियायू की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। उसे याद आया कि यह चीज वास्तव में एक अंतिम दाव सम्राट हथियार नहीं थी, है ना? गुप्त रूप से एक निश्चित स्वर्गीय सम्राट द्वारा पक्ष में बनाया गया। बाई जियायू को फिलहाल इसका पता नहीं चल सका। हालांकि ये चीज वास्तव में एक शीर्ष श्रेणी का रक्षात्मक आध्यात्मिक खजाना थी। विवरण से ये वास्तव में अच्छा लग रहा था और यह एक रक्षात्मक आध्यात्मिक खजाना था जिसे उपयोग करने के लिए सक्रियण की आवश्यकता नहीं थी। यह अपने स्वयं के रक्षात्मक अवरोध के साथ आया था। दूसरे शब्दों में, जब तक वह इसे पहनती थी, यह एक अजय ढाल तैयार करने जैसा था। उस पर हमला करने के लिए सबसे पहले रक्षात्मक बाधा को तोड़ना होगा। रक्षात्मक बाधा को तोड़ने के लिए किसी को एक शीर्ष श्रेणी के रक्षात्मक खजाने को चकनाचूर करना होगा। एक तरह से बाई जियायू भी परोक्ष रूप से जियोदाई काल में पहुंच चुकी थी। एक बार जब उसने ट्रू मार्शल 36 फॉर्म्स में महारत हासिल कर ली तो वह बाहर जा सकती थी और हर जगह लोगों से जियोदाई की मांग कर सकती थी। ये सचमुच एक अच्छा खजाना था, उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त। बेहतरीन दाव बेली बैंड से लैस करने के बाद बाई जियायू ने सिस्टम स्पेस से पपेट कोर को बाहर निकाला। कठपुतली गुड़िया का उपयोग करना भी बहुत सरल था।
उसे बस पपेट कोर को पकड़ना था, चुपचाप उस चीज के बारे में सोचना था जिसे वह अनुकरण और रूपांतरित करना चाहती थी, और पपेट कोर के सक्रिय होने की प्रतीक्षा करना था। ये सोचते हुए बाई जियायू ने कठपुतली कोर को एक हाथ में पकड़ लिया और चुपचाप एक कार्टून चरित्र को याद किया जो उसने अपने पिछले जीवन में देखा था, ब्लैक टाइगर। एक बार जब पपेट कोर ने नीली रोशनी उत्सर्जित की तो बाई जियायू ने उसे धीरे से उछाल दिया। एक पल में कठपुतली कोर तेजी से बदल गया, एक मानवीय आकार ले लिया, फिर अपने आप विकसित होना जारी रखा, अंततः एक वास्तविक व्यक्ति के समान कठपुतली में बदल गया। अफ मास्टर को अपना सम्मान देता है। कठपुतली अफ अपनी मुठ्ठियां कसकर एक घुटने पर बैठ गया। बाई जियायू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अच्छा, अब से आप मुझे बॉस बाई कहकर संबोधित कर सकते हैं। हाँ बॉस बाई। अफ जाओ, एक कमरा ढूंढो और वहीं रहो, मेरे आदेश के बिना अंदर मत आना। बाई जियायू ने अपना हाथ लहराया, ये संकेत देते हुए कि अफ जा सकता है। समझ गया बॉस बाई। अफ उठ खड़ा हुआ और तेजी से बाई जियायू के कमरे से बाहर चला गया। चाहे दरवाजा खोलना हो या बंद करना, अफ ने इसे धीरे और चुपचाप किया। ये स्पष्ट था कि इस कठपुतली गुड़िया में काफी भावनाएं थीं। एक क्यूई रिफाइनिंग स्टेज कठपुतली हालांकि केवल अपनी भौतिक शक्ति के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने में असमर्थ है, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक सामान्य ग्रेट ग्रैंड मास्टर चुनौती देने की उम्मीद कर सके। इस कठपुतली के साथ यह एक अतिरिक्त बाहरी महान ग्रैंड मास्टर को प्राप्त करने जैसा था, जिसे खाने की जरूरत नहीं थी, वेतन की आवश्यकता नहीं थी, जो कभी थकता नहीं था और जिसे कोई दर्द महसूस नहीं होता था। अब तक वह बाई जियायू को जियांगचेंग में मजबूती से स्थापित माना जा सकता है। ये सब खत्म करने के बाद बाई जियायू ने समय देखा। अभी भी जल्दी थी, इसलिए उसने कंपनी की भर्ती और स्थान चयन से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए अपनी बहन बाई शुतोंग को बुलाया। बाई शुतोंग ने बाई जियायू से कुछ प्रश्न पूछे जो सभी एक कंपनी शुरू करने से संबंधित थे। प्रश्न कठिन नहीं थे और बाई जियायू ने आसानी से समाधान प्रदान किए। ये देखकर कि उसकी छोटी बहन बाई जियायू में वास्तविक प्रतिभा और सीख है, बाई शुतोंग भर्ती और स्थान चयन को संभालने के लिए सहमत हो गई। इस प्रकार व्हाइट ड्रैगन कंपनी आधिकारिक तौर पर सही रास्ते पर प्रवेश कर गई। 14 अध्याय 14 बहन मैं गलत था। बज सुबह 10 बजे बाई जियायू अपने फोन के लगातार कंपन से जाग गई। इसे खोलकर उसने कक्षा समूह में संदेश देखे अच्छा एक प्राप्त हुआ कि एक पूरी श्रृंखला। ऊपर स्क्रॉल करने पर एक क्लास नोटिस था, प्रिय सहपाठियों, 100 स्कूल्स कॉम्पिटिटिव लीग आधिकारिक तौर पर कल से शुरू हो रही है। कृपया मत भूलिए सभी लोग, सभी सदस्य। क्लास मॉनिटर एक फाइल साझा की गई। क्लास मॉनिटर एक फाइल साझा की गई। बाई जियायू ने फाइल को सरसरी तौर पर देखा और आदतन उत्तर दिया प्राप्त हुआ। बाई जियायू प्राप्त हुआ। जैसे ही संदेश भेजा गया कक्षा समूह में विस्फोट हो गया। उसके सहपाठियों ने लीग में बाई जियायू की भागीदारी के बारे में उत्साहपूर्वक चर्चा शुरू कर दी। बाई जियायू ने लापरवाही से उस पर नजर डाली, निर्णायक रूप से डू नॉट डिस्टर्ब चालू किया और वापस सो गई। वह तब तक सोती रही जब तक कि वह दोपहर में स्वाभाविक रूप से जाग नहीं गई। तभी बाई जियायू ने अपना फोन दोबारा खोला, क्लास मॉनिटर से पूछताछ संदेश देखा और एक पुष्टिकरण उत्तर भेजा। फिर उसने एक शॉर्ट वीडियो ऐप खोला, सर्च बार में किन यू टाइप किया। निश्चित रूप से यह आज भी वही पुरानी कहानी थी। उस शापित साधारण किन यू ने अभी भी तय समय पर बाई शुतोंग को नीले गुलाबों से भरा एक ट्रक भेजा था। सिक्योरिटी गार्ड बीट्स अप समृद्ध सेकंड जनरेशन जैसा कोई संबंधित विषय सामने नहीं आया था। ऐसा लग रहा था कि बाई शुतोंग की ओर से नियति के बच्चे ने अभी तक परेशानी पैदा करना शुरू नहीं किया है। बाई शुतोंग के साथ स्थिति की पुष्टि करने के बाद बाई जियायू ने वास्तविक समय स्थान मानचित्र खोला। स्वयं का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंगनी बिंदु के अलावा मानचित्र पर अभी भी केवल 2 अन्य बिंदु थे। एक सफेद बिंदु था जो ये जियाओफान का प्रतिनिधित्व करता था। सफेद बिंदु का स्थान अपरिवर्तित रहा, लियू मानसिक अस्पताल में अभी भी स्थिर है। दूसरा गुई क्यूई का प्रतिनिधित्व करने वाला लाल बिंदु था। लाल बिंदु लियू मानसिक अस्पताल के चारों ओर स्थिर था। ऐसा लग रहा था जैसे गुई क्यूई उस जगह को कवर कर रही थी। बाई जियायू ने इसकी इच्छा जताई और होलोग्राफिक मॉनिटरिंग फंक्शन को सक्रिय करने के लिए चुना। दृश्य बदल गया और बाई जियायू के दृष्टि क्षेत्र में एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। 3 दिन पहले की तुलना में ये जियाओफान अब बेहद दयनीय स्थिति में था। उसके अंगों को बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया था, उसकी गर्दन के चारों ओर एक लोहे का कॉलर बांध दिया गया था और उसके पूरे शरीर को एक ठंडी लोहे की प्लेट से बांध दिया गया था। ये जियाओफान की आंखें कसकर बंद थीं और वह निश्चल पड़ा था, मानो सो रहा हो। इस दृश्य को देखकर बाई जियायू गहरी चुप्पी में डूब गई। क्या ये बच्चा ये जियाओफान नायक नहीं है? कुछ अनाम व्यक्तियों के हाथों उसका ऐसा अंत कैसे हुआ? क्या यह उचित है? क्या ये वैज्ञानिक है? नायक का प्रभामंडल कहाँ है? बुद्धि कम करने वाला प्रभामंडल कहाँ है? बाई जियायू का मन प्रश्न चिन्हों से भर गया। ये जियाओफान की दुर्दशा को देखने के बाद बाई जियायू ने गुई क्यूई की स्थिति की जांच की। गुई क्यूई लियू मेंटल हॉस्पिटल के ठीक सामने एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रही थी और बहुत आराम से दिख रही थी। वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय हत्यारा होने के योग्य उसके आवरण कौशल दुर्जय हैं। मैं वास्तव में कोई असामान्यता नहीं देख सकता। बाई जियायू प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि बाई जियायू को यह नहीं पता था कि गुई क्यूई वास्तव में इस समय सिर्फ कॉफी पी रही थी और आराम कर रही थी। ये देखते हुए कि नियति के ये 2 ज्ञात बच्चे कार्रवाई नहीं कर रहे थे, बाई जियायू चुपचाप वास्तविक समय की निगरानी से बाहर निकल गई। फ्रेश होने के बाद वह आफू लेकर बाहर चली गई। दोपहर तक सोए रहने के बाद और ज्यादा कुछ करने को नहीं होने के कारण बाई जियायू ने बाहर खाना खाने की योजना बनाई। साथ ही यह भी देखने का मौका लिया कि क्या उसे भाग्य से कोई बच्चा मिल सकता है या कुछ और। ये जानने के बाद कि इस दुनिया की नियति का बच्चा पैदा करने वाला तंत्र कैलाबश भाइयों को एक एक करके उनके विनाश के लिए भेजने जैसा नहीं था, बाई जियायू को तात्कालिकता की बढ़ती भावना महसूस हुई। हालांकि अपनी मौजूदा विस्फोटक युद्ध शक्ति और अजय रक्षा के साथ बाई जियायू सक्रिय रूप से टेप की मांग करने के लिए नियति के बच्चों की तलाश कर सकती थी। हे छोटी लड़की बिल्कुल अकेली। छोटी बहन कहाँ जाना चाहती है? क्या बड़े भाई को तुम्हें ले जाना चाहिए? इतनी गोरी त्वचा, इतनी ताज़ा और सुंदर। नहीं, और करीब मत आओ, मुझसे दूर रहो। चू जियाओरान आतंकित होकर पीछे हट गया। आज उसकी कई कक्षाएं थीं और जब वे समाप्त हुईं तब तक शाम हो चुकी थी।
अपनी दवा लेने और जल्दी घर जाने के लिए उसने एक शॉर्टकट अपनाया, लेकिन तभी उसका सामना हुआ। डरो मत छोटी बहन, हम बुरे लोग नहीं हैं, हम तो बस तुम्हारे साथ कुछ मजा करना चाहते हैं। करीब मत आओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बुलाओ, हा हा हा। रंग बिरंगे बालों वाले बदमाशों में से एक जोर से हंसा। उसके बगल वाले सुनहरे बालों वाले बदमाश ने एक छोटा सा चाकू निकाला, चतुराई से उसे एक हाथ से घुमाया, 2 तेज कदम आगे बढ़ाया और दूसरे हाथ से उसकी तर्जनी और मध्य उंगलियों ने उसके मुंह में रखी आधी जली हुई सिगरेट को चुटकी में लिया। उसने धुआं भरते हुए सांस छोड़ी और धमकी दी, छोटी बहन, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी बनो, नहीं तो बड़े भाई यहाँ। प्रार्थना मंत्र स्मृत थी। सांप कदम, बिच्छू पाम, एक मुक्का, एक लात, एक हथेली। 3 बेहद अहंकारी बदमाश, एक अपना पेट पकड़कर बुरी तरह उल्टी कर रहा है, एक उसका पैर पकड़कर चिल्ला रहा है, और आखिरी सबसे घमंडी गोरा अपनी किडनी पकड़कर दर्द से करा रहा है। जिसने हमला किया वह कोई और नहीं बल्कि वह आदमी था जिस पर सामान्य हमला नहीं हुआ था, आफू। ये देखकर चू जियाओरान की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। जो बदमाश अभी उसे धमका रहे थे वे सभी पलक झपकते ही जमीन पर गिर पड़े। जिसने मारा वह बहुत डराने वाला दिखने वाला अंकल था। अंकल, धन्यवाद, चू जियाओरान ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत विनम्रता से उन्हें धन्यवाद दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, कठपुतली आफू ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया। सिर्फ उसी को धन्यवाद देना, मुझे नहीं। परिचित सुरीली आवाज के साथ विनाशकारी सौंदर्य की एक परिचित आकृति वहां से गुजरी। बड़ी बाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चू जियाओरान ने उत्साह से कहा। तो मेरा नया अंगरक्षक कैसा है? बाई जियायू ने गर्व भरी मुस्कान के साथ पूछा। चू जियाओरान ने जमीन पर पड़े तीनों बदमाशों पर नजर डाली, फिर भयानक दिखने वाले बॉडीगार्ड आफू पर नजर डाली। बहुत प्रभावशाली, चू जियाओरान ने मुस्कुराकर प्रशंसा की। तारा मछली जैसे गहरे लाल बाल, लाल भौहें और दाढ़ी, और वह भयंकर चाचा चेहरा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसे कैसे देखा, वह एक अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। बाई जियायू ने हंसते हुए कहा, जियाओरान, घबराओ मत, वह थोड़ा भयंकर दिखता है लेकिन वह बुरा आदमी नहीं है। चू जियाओरान की डरपोक उपस्थिति वास्तव में मनोरंजक थी। मम्मा, चू जियाओरान ने सिर हिलाया। कमजोर और असहाय चू जियाओरान को सांत्वना देने के बाद बाई जियायू दयालु मुस्कान के साथ पलटी। ठीक है, जियाओरान का मामला सुलझ गया है। आप तीनों, क्या कहने के लिए कोई अंतिम शब्द हैं? इस शैतानी मुस्कान को देखकर बरामद बदमाश तिकड़ी बुरी तरह से झुक गई और बार बार चिल्लाते हुए बोली, दीदी मैं गलत थी, दीदी मैं गलत था, दीदी मैं गलत था, डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रुको, बाई जियायू की बर्फीली आवाज गूंजी और बदमाश तिकड़ी तुरंत शांत हो गई जैसे कि कोई विराम बटन दबाया गया हो। बड़ी बहन, हम ब्रदर डॉग के आदमी हैं, हम जानते हैं कि हम गलत थे, हमें आपके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था, कृपया हमें मत मारो। तीनों के नेता ने जल्दबाजी में अपना जुड़ाव बताया और अपने चेहरे पर तमाचा मारते हुए दया की भीख मांगी। जाहिर तौर पर बहुत अनुभवी। ठहरो, तुम क्या कर रहे हो? उसी समय कानून प्रवर्तन दल देर से पहुंचा। बाई जियायू ने मुड़कर देखा। उसने आने वाले व्यक्ति को पहचान लिया, वेंसियू, जो कानून प्रवर्तन टीम का कप्तान भी लग रहा था। ये टेम्पलेट पुलिस फूल नाई का प्रतीत होता है। सिस्टम, वेंसियू के व्यक्तिगत पैनल की जांच करें। व्यक्तिगत पैनल, नाम वेंसियू, नियत नायिका, लिंग महिला, उम्र 25, क्षेत्र मिंगजिन मध्य चरण, पहचान जियांगचेंग कानून प्रवर्तन मुख्यालय स्क्वाड लीडर जियांगचेंग वेन परिवार सबसे बड़ी मिसगुड पृष्ठभूमि जियांगचेंग वेन परिवार, ऊंचाई 170 सेमी, वजन 60 किलो, 3 माप तारांकन 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 डॉट डॉट डॉट। संक्षिप्त, सही अनुमान लगाया, वह वास्तव में एक नायिका है, बाई जियायू ने मन ही मन सोचा। आप सभी अपने हाथ अपने सिर पर रखें और बैठ जाएं। व्यवहार करें। हो जियायू, तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो? बाई जियायू को देखकर वेंसियू दंग रह गए। क्या जियायू इतनी खूबसूरत थी? उसने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? वेंसियू ने खुद को संभाला और आदेश दिया, उन 3 बेवकूफों को ले जाओ, उनके साथ सख्ती से निपटो। हाँ कैप्टन। कानून प्रवर्तन दल के कई हटे कट्टे सदस्य वहां पहुंचे, हथकड़ियां लगाईं और हमलावरों को तुरंत दूर ले गए। हमलावरों से निपटने के बाद वेंसियू तेजी से बाई जियायू के पास गई और पूछा, जियायू क्या तुम ठीक हो? बाई जियायू ने अपने बगल में आफू की ओर इशारा किया और कहा, मैं एक बॉडीगार्ड लाई हूँ। वेंसियू ने सिर हिलाया, फिर किनारे खड़ी लंबी आकृति पर नजर डाली। चूंकि वह बाई जियायू का अंगरक्षक था इसलिए इस पर और सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक मामले के विवरण की बात है, उन तीनों से पूछताछ ही काफी होगी। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, अगर तुम ठीक हो जियायू तो मैं पहले वापस जाऊंगा। ध्यान रखना सीयू जी। समझ गया। 15 अध्याय 15 ये जियाओफान का पतन। वेंसियू के जाने के बाद चू जियाओरान, जो ठीक हो गया था, ने उत्सुकता से पूछा, सीनियर, अभी वह बहन कौन थी? उसका नाम वेंसियू है, जो मेरी बहन की दोस्त है। ओह, मैं समझा। चू जियाओरान ने सोच समझकर सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें पूछताछ के लिए कानून प्रवर्तन ब्यूरो में वापस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वे परिचित थे। वैसे जियाओरान, तुम ऐसी जगह पर क्यों आए? मुझे याद है कि यह तुम्हारे घर का रास्ता नहीं लगता है ना? बाई जियायू ने जानबूझकर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। उसकी सुंदर आंखें चू जियाओरान पर टिक गईं। सीनियर बाई को गुस्से में देखकर चू जियाओरान ने घबराते हुए स्पष्टीकरण में माफी मांगी, सीनियर, मुझे क्षमा करें। आज मेरी कक्षाएं भरी हुई थी और कक्षा के बाद मैंने देखा कि देर हो रही थी। मैंने सोचा कि शॉर्टकट लेने से मैं तेजी से दवा लेने के लिए अस्पताल पहुंच जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से फंस जाऊंगा। तो वही हुआ। अगर भविष्य में आपके पास समय की कमी हो तो बस टैक्सी ले लीजिए। इस तरह की गलियों में छुपकर मत जाए। इस बार तुम मुझसे मिलने के लिए भाग्यशाली थे, अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते। बाई जियायू ने आह भरी लेकिन चू जियाओरान की और अधिक आलोचना नहीं की। नायक सुंदरता को बचाता है, सामान्य कैंपस बैले को खतरे का सामना करना पड़ता है, तभी नियति का बच्चा वहां से गुजरता है और नायिका की समस्या का समाधान करता है। इसके बाद पुलिस फूल आती है, नियति के बच्चे को गलत समझती है और फिर बचाई गई नायिका गलतफहमी को दूर करने के लिए समझाने के लिए आगे आती है।
एक क्लासिक पुराना ट्रॉप। बाई जियायूं ने मूल रूप से सोचा था कि दो नायकों, एक की मृत्यु और एक के जेल जाने के बाद ऐसी चीजें अब नहीं होंगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नायक के बिना भी नायक के प्रभामंडल का प्रभाव जारी है। ऐसा लगता है मानो अदृश्य में कोई पूर्व निर्धारित भाग्य है। जो होना चाहिए वह अभी भी होगा, लेकिन अन्य परिवर्तन सामने आएंगे। उदाहरण के लिए, अभी चू जियाओरान के साथ हुई घटना। वेंसियू के आगमन का समय स्पष्ट रूप से बढ़ा दिया गया था। आफू समाप्त होने के लगभग 2 मिनट बाद वह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। और यह बाई जियायू के साथ था जिसमें आफू ने जल्दी ही कार्य किया था। यदि बाई जियायू ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो चू जियाओरान को सफलतापूर्वक बचाने के लिए वेंसियू सही समय पर पहुंच जाते। तभी ये सामान्य कानून प्रवर्तन होता और चू जियाओरान को बयान देने के लिए कानून प्रवर्तन ब्यूरो में जाना पड़ता। सब कुछ अपरिवर्तित लग रहा था, फिर भी सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। प्रकृति के आत्मनियमन की तरह स्वचालित रूप से खुद की मरम्मत हो रही थी। हालांकि डेटा की वर्तमान कमी के कारण बाई जियायू नायक प्रभामंडल के प्रभाव की अवधि, दायरा या डिग्री निर्धारित नहीं कर सकी। लेकिन एक बात निश्चित थी, ये दुनिया नायक के बिना भी घूम सकती है और यह बेहतर भी हो सकती है। समझ गया वरिष्ठ, मैं वादा करता हूं कि अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। चू जियाओरान ने गंभीर भाव से उसे आश्वासन दिया। ठीक है, अब देर हो रही है। इस बार मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। दवा खरीदने के बाद टैक्सी से सीधे घर जाना। धन्यवाद वरिष्ठ, आपको फिर से परेशान करने के लिए क्षमा करें। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। बाई जियायूं ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, ये बस थोड़ी सी सैर थी, पाचन में सहायता के लिए अच्छी थी। तो बाई जियायू चू जियाओरान को अस्पताल ले गई। चू जियाओरान को दवा खरीदते और टैक्सी में बैठते देखने के बाद वह देर रात के नाश्ते के लिए जगह ढूंढने गई। सुबह 3 बजे नंबर 1 हत्यारा गुई क्यूई कैमरे की नज़र से दूर लियू मानसिक अस्पताल के पिछले दरवाजे के पास एक स्थान पर दिखाई दिया। गुई क्यूई ने रात की कोई पोशाक नहीं पहनी हुई थी। उन्होंने एक साधारण सफ़ेद लैब कोट पहन रखा था जिस पर लेयू मेंटल हॉस्पिटल छपा हुआ था। यदि आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको कुछ भी गलत नजर नहीं आएगा। गुई क्यूई ने समय की जांच की। 3:30, वह समय जब लोग सबसे अधिक थके हुए होते हैं। उसने त्वचा का मास्क पहना, फिर चेहरे का मास्क और दस्ताने पहने और पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गया। गुई क्यूई को ये जियाओफान को खोजने के लिए ऊपर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले ड्यूटी की स्थिति देखी। कोई असामान्यता न होने की पुष्टि करते हुए वह सीधे निगरानी कक्ष में गया, गहरी नींद में सो रहे सुरक्षा गार्ड को थोड़ी धूप दी, फिर बिजली केबल को अनप्लग किया, कमरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये सब करने के बाद गुई क्यूई तेजी से हरकत में आ गई। इस बीच लोहे के बिस्तर पर लेटे हुए ये जियाओफान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। अच्छी बात है कि मैं ज़्यादा नहीं सोया। अब जब मैं हुआजिंग पीक तक पहुंच गया हूं, जो ग्रैंड मास्टर दायरे से बस एक कदम दूर है, तो निकलने का समय हो गया है। ये जियाओफान ने आह भरी। जब से उसे यहाँ आने के लिए धोखा दिया गया, मूर्ता जागना और बिजली का झटका लगना आम बात थी। कभी कभी अगर वह बहुत देर तक सोने का नाटक करता तो भी उसे कट लग जाता। कट लगने से वह व्यावहारिक रूप से सुन्न हो गया था, लेकिन सौभाग्य से उन्हें अपने दुर्भाग्य से लाभ भी हुआ। बिजली के झटके की उत्तेजना के तहत उसने अपने शरीर की क्षमता को सक्रिय किया, सीधे हुआजिंग पीक को तोड़ दिया और यहाँ तक कि ग्रैंडमास्टर दायरे से सिर्फ एक कदम दूर हुआजिंग पीक के शिखर पर तेजी से आगे बढ़ा। यदि उसकी साधना तकनीक में खामियां न होती तो वह अब तक ग्रैंडमास्टर स्तर का व्यक्ति बन चुका होता। इस बार बाहर निकलने के बाद मुझे इस जेडसन तकनीक के छिपे हुए खतरों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जियायू के साथ जल्दी से विवाह संपन्न करना होगा। इस तरह मेरी भविष्य की खेती में कोई और छिपे हुए खतरे नहीं होंगे। ये सोचकर ये जियाओफान उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। यदि ये तकनीक के छिपे हुए खतरों के लिए नहीं होता तो वह जियायू के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहता। लेकिन वास्तव में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। योजनाएं परिवर्तनों के अनुरूप नहीं चल सकीं। इस स्थान से बचने के लिए उन्होंने अपनी क्षमता का उपयोग किया, सीधे हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर में प्रवेश किया, जिससे जेडसन तकनीक की कमियां भी समय से पहले सामने आने लगीं। छिपे हुए खतरे को खत्म करने के लिए उसे शुद्धयन शरीर वाली महिला के साथ यिन और यांग के मिलन को जल्दी से पूरा करना होगा। अतिरिक्त शुद्ध यांग ऊर्जा को बेहतर करने के लिए कुंवारी शुद्धयन शरीर की प्राइमरियल यिन ऊर्जा उधार लेनी होगी। बेशक 9 यिन बॉडी या ताइन बॉडी जैसे चरम यिन संविधान भी काम करेंगे, लेकिन उन संविधानों को ढूंढना और भी कठिन है। एक बार जब वे प्रकट होते हैं तो वे मार्शल दुनिया में रक्तपात का कारण बनने के लिए बाध्य होते हैं। अब ये जियाओफान एकमात्र व्यक्ति के बारे में सोच सकता था जो उसकी मदद कर सकता था, वह उसकी मंगेतर बाई जियायू थी। जहां तक अन्य विवाह अनुबंधों की बात है, यदि जियायू सहमत नहीं है तो वह केवल दिखावा कर सकता है कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। ये सोचते हुए ये जियाओफान लगभग रोने लगा। अपने विचारों को वापस खींचते हुए ये जियाओफान ने एक गहरी सांस ली और